दोस्तों, लेवल अप हैबिट्स में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे सेटअप की जो जितना सिंपल दिखता है उतना ही पावरफुल भी है। इनसाइड कैंडल ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी। मैंने पहले भी बहुत सारी स्ट्रैटेजीज टेस्ट की हैं, इंडिकेटर्स, कॉम्प्लेक्स पैटर्न्स, एल्गोरिथमिक सिस्टम्स। लेकिन टाइम के साथ मैंने एक चीज नोटिस की। ज्यादातर ट्रेडर्स प्रॉफिट्स इसलिए नहीं मिस करते क्योंकि मार्केट टफ है, बल्कि इसलिए क्योंकि वो सिंपल चीजों को इग्नोर कर देते हैं। और इनसाइड कैंडल इन्हीं सिंपल लेकिन पावरफुल चीजों में आता है। इमेजिन कीजिए, मार्केट शांत है, प्राइस एक छोटा सा पॉज ले रहा है, बायर्स एंड सेलर्स दोनों थोड़े कंफ्यूज्ड हैं। बाहर से सब नॉर्मल लगता है, लेकिन अंदर ही अंदर एक बड़ा मूव तैयार हो रहा होता है। यही साइकोलॉजी इनसाइड कैंडल को इतना इंपॉर्टेंट बनाती है। और ऑनेस्टली, मैं भी शुरू में इसे इग्नोर करता था। मुझे लगता था कि इतना छोटा कैंडल क्या फर्क डाल देगा। लेकिन जब मैंने इसे कंसिस्टेंटली बैकटेस्ट किया, चार्ट्स रीप्ले किए एंड लाइव ट्रेड्स में अप्लाई किया, तभी समझ आया कि ये सेटअप अंडररेटेड ही नहीं बल्कि हाई रिवॉर्ड भी है। इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ पैटर्न नहीं समझाऊंगा, मैं आपको वो पूरा प्रोसेस दूंगा जिसके थ्रू आप इस स्ट्रैटेजी को प्रॉपर्ली एग्जीक्यूट कर पाएंगे। एंट्रीज, स्टॉप लॉस, टारगेट्स, कॉन्फर्मेशंस, कॉन्फ्लुएंस, सब कुछ स्टेप बाय स्टेप। तो तैयार हो जाइए एक ऐसी स्ट्रैटेजी सीखने के लिए जो सिंपल भी है, रिलायबल भी है, और अगर डिसिप्लिन से फॉलो की जाए तो आपके ट्रेडिंग कॉन्फिडेंस को सच में लेवल अप कर सकती है। दोस्तों, इस पूरी सीरीज में हमने आपके लिए एक सरप्राइज एलिमेंट भी छुपाया है, और वो है एक स्पेशली डिजाइन स्क्रीनर जो एपिसोड्स के बीच में दिया गया है। ये कोई सिर्फ टिप्स नहीं, बल्कि एक प्रैक्टिकल टूल है जो आपकी ट्रेडिंग को जेन्युइनली लेवल अप कर सकता है। इसलिए हर एपिसोड को शुरुआत से लेकर अंत तक पूरे ध्यान से सुनिए और समझिए, क्योंकि ये स्क्रीनर बीच में इस तरह रखा गया है कि सिर्फ वही लोग इसे पकड़ पाएंगे जो पूरी सीरीज को पूरा फोकस देकर देख रहे हैं। ये सरप्राइज स्क्रीनर आपकी मदद करेगा पोटेंशियल सेटअप्स जल्दी आइडेंटिफाई करने में, इनसाइड कैंडल अपॉर्चुनिटीज फिल्टर करने में, और हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड्स को शॉर्टलिस्ट करने में। लेकिन इसका सही फायदा तभी मिलेगा जब आप इसे समझदारी से अप्लाई करें। So take advantage of this surprise smartly. Chapter 1. What is an inside candle? Market psychology behind the pattern. कई बार ट्रेडिंग में हम कॉम्प्लिकेटेड चीजों में उलझ जाते हैं। इंडिकेटर्स, सेटिंग्स, फैंसी पैटर्न्स, डजन्स ऑफ कॉन्फर्मेशंस, और फिर भी रिजल्ट्स वही एवरेज से भी नीचे। पर फनी बात यह है कि बाजार में कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो सामने से सिंपल दिखती है, लेकिन असल में उनकी डेप्थ बहुत ज्यादा पावरफुल होती है। उसी तरह की एक चीज है इनसाइड कैंडल। अब सबसे पहले एकदम सिंपल तरीके से समझते हैं कि इनसाइड कैंडल होता क्या है। इमेजिन कीजिए कि मार्केट चल रहा है, बायर्स एंड सेलर्स दोनों अपनी जगह एक्टिव है। पहले एक बड़ा कैंडल बना, मान लीजिए एक स्ट्रॉन्ग मूव आया। उसके बाद अगला कैंडल बनता है, लेकिन ये कैंडल पिछली कैंडल की हाई और लो के अंदर ही बंद हो जाता है। यही है इनसाइड कैंडल। मतलब न इसने पिछले कैंडल की हाई तोड़ी, न लो तोड़ी। इसे सिंपल लैंग्वेज में कहें, ये कैंडल पिछले कैंडल की बाउंड्री के अंदर बंधा हुआ है। एक तरह से ये मार्केट का छोटा सा पॉज होता है। प्राइस थोड़ी देर के लिए शांत हो जाती है, जैसे कोई सोच रहा हो कि आगे मूव किस डायरेक्शन में होना चाहिए। बहुत सारे बिगिनर्स को ये कैंडल रैंडम लगता है, इतना छोटा कैंडल है, इसमें क्या खास। लेकिन यही छोटा कैंडल कई बार एक बड़े ब्रेकआउट की तैयारी का सिग्नल देता है, और इसी वजह से इसे समझना जरूरी है। अब आते हैं असली पॉइंट पर। इनसाइड कैंडल बनता क्यों है? इसके पीछे की साइकोलॉजी ही इस पैटर्न की पूरी ताकत है। जब मार्केट एक बड़ा मूव देता है, चाहे वो अप हो या डाउन, तो अक्सर ट्रेडर्स दो हिस्सों में बंट जाते हैं। एक ग्रुप सोचता है कि ट्रेंड कंटिन्यू होगा, दूसरा ग्रुप डाउटफुल होता है कि शायद यहां से रिवर्सल हो जाए। इस कंफ्यूजन की वजह से मार्केट थोड़ी देर के लिए धीमा हो जाता है। बायर्स और सेलर्स दोनों अपनी पोजीशन को लेकर श्योर नहीं होते, और जब दोनों साइड्स अनश्योर हो जाएं, तब प्राइस नेचुरली एक छोटी सी रेंज में ट्रेड करने लगता है। यही वो मोमेंट है जब इनसाइड कैंडल बनता है। इसे सिंपल शब्दों में कहें तो इनसाइड कैंडल इंडिसिशन नहीं, बल्कि एनर्जी कंप्रेशन का सिंबल है। एनर्जी कंप्रेशन यानी मार्केट अपनी ताकत जमा कर रहा है। आप इस मोमेंट को ऐसे समझिए, जैसे कोई स्प्रिंग को दबा रहा हो। जब आप स्प्रिंग को जितना ज्यादा दबाते हैं, रिलीज होने पर उतनी ही ज्यादा फोर्स जनरेट होती है।
इनसाइड कैंडल बिल्कुल वैसा ही कंप्रेस्ड मोमेंटम होता है। और ट्रेडर्स की गलती ये होती है कि वो इस कंप्रेशन को इग्नोर कर देते हैं। उन्हें लगता है कि मार्केट रुक गया है, कोई खास मूव नहीं है, कैंडल छोटा है, तो इसका मतलब मार्केट वीक है। लेकिन असल में ये कैंडल एक बिल्डअप फेज होता है। यहां से मार्केट किसी भी डायरेक्शन में एक क्लीन शार्प ब्रेकआउट दे सकता है। ट्रेडिंग दुनिया की सबसे इंटरेस्टिंग चीजों में से एक यह है कि बड़ी मूव्स अक्सर शांति के बाद आती है। इनसाइड कैंडल वही शांति है, काम बिफोर द स्टॉर्म। जब प्राइस इस कैंडल की बाउंड्री को तोड़ता है तो ईदर बायर्स या सेलर्स में से कोई एक ग्रुप फाइनली जीत जाता है। और जैसे ही जीतता है वो अपना पूरा मोमेंटम अनलीश करता है। यही ब्रेकआउट होता है। इनसाइड कैंडल को समझने का एक बहुत अच्छा तरीका यह है कि इस कैंडल को मार्केट का डिसीजन पॉइंट मान लो। मार्केट यहां से दो पॉसिबिलिटीज में से किसी एक डायरेक्शन में कमिट करेगा, लेकिन कमिट तभी करेगा जब एनर्जी भर चुकी हो। इनसाइड कैंडल उस भरती हुई एनर्जी का सिग्नल है। अब प्रैक्टिकल एंगल से सोचिए, जब एक ट्रेडर इनसाइड कैंडल देखता है तो उसे दो चीजें समझनी होती है। पहली, मार्केट ने एक पॉज लिया है और अभी किसी भी डायरेक्शन में ब्रेक कर सकता है। दूसरी, ट्रेंड के दौरान इनसाइड कैंडल अक्सर कंटिन्यूएशन ब्रेकआउट देता है, जबकि रिवर्सल जोन्स के आसपास बने इनसाइड कैंडल स्ट्रैप्स भी हो सकते हैं। ये साइकोलॉजी समझना इस स्ट्रैटेजी का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा है, क्योंकि अगर ट्रेडर को सिर्फ पैटर्न दिख रहा है लेकिन कॉन्टेक्स्ट नहीं समझ आ रहा, तो वो गलत जगह ट्रेड लेने की आदत डाल लेगा। इनसाइड कैंडल को पढ़ने का एक सटल लेकिन पावरफुल तरीका यह है कि इसे मार्केट की ब्रीदिंग प्रोसेस समझें। मार्केट कभी भी बिना रुके लगातार नहीं चलता। हर बिग मूव से पहले एंड बाद में थोड़े पॉजेज आते हैं। इनसाइड कैंडल उन्हीं में से एक पॉज है, एक कैलकुलेटेड मीनिंगफुल पॉज। अब कई ट्रेडर्स ये पूछते हैं कि इनसाइड कैंडल तो किसी भी टाइम फ्रेम में बन सकता है, क्या हर जगह इसका मतलब सेम होता है? आंसर है, कॉन्सेप्ट सेम रहता है, लेकिन इंपैक्ट अलग होता है। हायर टाइम फ्रेम्स पर इनसाइड कैंडल का मतलब होता है कि बड़ी मनी यानी इंस्टीट्यूशंस थोड़ी देर के लिए वेट कर रही है। लोअर टाइम फ्रेम्स पर इसका मतलब अक्सर छोटे प्लेयर्स की हेजिटेशन होता है। इसलिए ये पैटर्न हर जगह दिखता तो है, लेकिन उसकी इंटरप्रिटेशन टाइम फ्रेम के हिसाब से चेंज होती है। बिगिनर्स को इनसाइड कैंडल में सबसे ज्यादा कंफ्यूजन बाउंड्रीज को लेकर होता है। याद रखिए, जब तक करंट कैंडल पूरी तरह प्रीवियस कैंडल की हाई लो रेंज के अंदर है, वो इनसाइड कैंडल है। अगर सिर्फ बॉडी अंदर है और विक्स बाहर चली गई है, तो वो टेक्स्ट बुक इनसाइड कैंडल नहीं माना जाएगा। और एक छोटी लेकिन इंपॉर्टेंट बात, इनसाइड कैंडल किसी भी ट्रेंड के बीच में बन जाए, इसका मतलब ये नहीं कि मार्केट रिवर्सल देगा। एक्चुअली ज्यादातर केसेस में इनसाइड कैंडल ट्रेंड कंटिन्यूएशन का ही सिग्नल होता है। रिवर्सल तब होते हैं जब ये कैंडल बड़े रेजिस्टेंस या सपोर्ट जोन्स के पास बनता है। अब साइकोलॉजी के डीपर लेवल पर चलें। इनसाइड कैंडल उन ट्रेडर्स को एक्सपोज करता है जो इंपल्सिव एंट्रीज लेते हैं जब प्राइस पिछले कैंडल के अंदर फंसा होता है। इंपल्सिव ट्रेडर्स अपनी एंट्रीज अर्ली कर देते हैं बिना डायरेक्शन क्लियर हुए, और फिर ब्रेकआउट आते ही उनका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। लेकिन डिसिप्लिन ट्रेडर्स जानते हैं कि इनसाइड कैंडल पेशेंस सिखाता है। ये एक ऐसा मोमेंट है जहां ट्रेडर को मार्केट की बाउंड्री रिस्पेक्ट करनी चाहिए। ये एक सिग्नल है कि वेट फॉर कंफर्मेशन, अभी बड़ा मूव आने वाला है, बट डायरेक्शन अभी डिसाइड नहीं हुआ। और यही रीजन है कि इनसाइड कैंडल सिर्फ एक पैटर्न नहीं, एक माइंडसेट है। यह आपको एम्फसाइज करता है कि मार्केट में हर कैंडल का मतलब होता है। यह पैटर्न आपको सिखाता है कि मार्केट की छोटी छोटी पॉजेस कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटीज बन सकती है अगर आप उन्हें पढ़ना सीख जाएं। अब जब हमें इनसाइड कैंडल का स्ट्रक्चर, साइकोलॉजी, एनर्जी कंप्रेशन, ट्रेंड बिहेवियर और बाउंड्रीज समझ आ गए हैं, तब लॉजिकल नेक्स्ट स्टेप यह है कि ब्रेकआउट एक्चुअल होता कैसे है, कौन सा ब्रेकआउट हाई प्रोबेबिलिटी होता है, कौन सा ट्रैप होता है, और किस तरह इनसाइड कैंडल अगले स्ट्रॉन्ग मूव की शुरुआत करता है। यही चीज समझना जरूरी है ताकि आप इस पैटर्न को सिर्फ पहचाने नहीं, बल्कि इसे इफेक्टिवली अप्लाई भी कर सकें। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये छोटा सा कैंडल कैसे पावरफुल ब्रेकआउट्स को ट्रिगर करता है और असल में ब्रेकआउट होने के पीछे मार्केट का बिहेवियर कैसा होता है। चैप्टर 2, ब्रेकआउट बेसिक्स, व्हाई इनसाइड कैंडल्स प्रेडिक्ट एक्सप्लोसिव मूव्स। जब भी हम इनसाइड कैंडल की बात करते हैं, असली मैजिक तब शुरू होता है जब ये कैंडल ब्रेक होता है। कई ट्रेडर्स पूछते हैं कि आखिर ये छोटा सा कैंडल इतने एक्सप्लोसिव मूव्स क्यों देता है,
क्यों अंदर फंसा हुआ प्राइस अचानक बाहर निकलते ही तेजी से भागता है, और क्यों ये ब्रेकआउट्स कई बार मार्केट में सबसे साफ और सबसे स्मूथ एंट्रीज देते हैं। इस चैप्टर में हम ब्रेकआउट के पीछे छुपी मैकेनिक्स, साइकोलॉजी और फोर्स को एक नेचुरल तरीके से समझेंगे। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि मार्केट कभी भी रैंडमली मूव नहीं करता। हर मूव के पीछे बायर्स एंड सेलर्स की टग ऑफ वॉर होती है, और इनसाइड कैंडल इसी टग ऑफ वॉर का पॉज होता है। इमेजिन कीजिए, एक बड़ा कैंडल बना, मार्केट में एक्साइटमेंट है, एनर्जी है, मोमेंटम है, लेकिन अगले कैंडल में प्राइस शांत हो गया, ना ऊपर गया ना नीचे। ये शांति एक्चुअली कंफ्यूजन नहीं होती, बल्कि अक्यूमुलेशन होती है, और अक्यूमुलेशन के बाद ही एक्सेलरेशन आता है। यही रीजन है कि इनसाइड कैंडल के ब्रेकआउट्स अक्सर इतना क्लीन मूव देते हैं। इनसाइड कैंडल ब्रेकआउट को समझने का सबसे आसान तरीका यह है कि मार्केट इनसाइड रेंज के अंदर प्रेशर बिल्ड कर रहा होता है। बायर्स सोचते हैं कि प्राइस ऊपर जाएगा, सेलर्स सोचते हैं कि नीचे जाएगा। दोनों अपनी पोजीशंस में रेडी बैठे हैं। जैसे ही प्राइस इनसाइड रेंज से बाहर निकलता है, इन दोनों ग्रुप्स में से एक ग्रुप पैनिक में आ जाता है और दूसरा ग्रुप कॉन्फिडेंस में। और जब एक ग्रुप पैनिक करे और दूसरा कॉन्फिडेंस में हो, मार्केट नेचुरली तेजी से एक ही डायरेक्शन में भागता है। उदाहरण के लिए, अगर प्राइस इनसाइड रेंज की हाई को ब्रेक करता है, तो बायर्स को कंफर्मेशन मिल जाता है। सेलर्स अपने स्टॉप लॉस हिट होने के डर से जल्दी एग्जिट लेते हैं। बायर्स अग्रेसिव होकर बाय साइड में एंट्रीज बढ़ाते हैं। सेलर्स एग्जिट लेते रहते हैं, बायर्स ऐड करते रहते हैं। ये दो फोर्सेस मिलकर एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट बनाती है। यही कारण है कि इनसाइड कैंडल का ब्रेकआउट अक्सर एक होता है। ब्रेकआउट सिर्फ डायरेक्शन नहीं देता, बल्कि मोमेंटम देता है। यही अंदर जमा हुई एनर्जी रिलीज होती है। आप इस एनर्जी को ऐसे समझ सकते हैं जैसे किसी ने एक रबर बैंड को खींचकर छोड़ दिया हो। जितनी देर वो खींचा गया है, उतनी तेजी से स्नैप बैक होता है। इनसाइड कैंडल भी एक रबर बैंड की तरह ही मार्केट एनर्जी कॉम्प्रेस करता है, और कंप्रेशन जितनी टाइट हो, ब्रेकआउट उतना ही शार्प होता है। ट्रेडिंग साइकोलॉजी में एक बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, स्टॉप लॉस क्लस्टर्स। जब इनसाइड कैंडल बनता है, रिटेल ट्रेडर्स अक्सर इनसाइड रेंज के अंदर ही अपनी छोटी सी एंट्रीज लगा लेते हैं। वो सोचते हैं कि स्मॉल कैंडल है, रिस्क कम लगेगा। लेकिन ब्रेकआउट होते समय ये छोटे स्टॉप लॉस क्लस्टर्स ट्रिगर हो जाते हैं। जैसे ही ये ट्रिगर होते हैं, ब्रेकआउट और तेज हो जाता है, क्योंकि स्टॉप लॉसेस मार्केट ऑर्डर्स की तरह ही काम करते हैं। बाजार में जब क्लस्टर्स हिट होते हैं, तो वो भी एनर्जी रिलीज का ही हिस्सा होता है। इनसाइड कैंडल ब्रेकआउट्स पावरफुल इसलिए भी होते हैं क्योंकि ये दोनों साइड्स को ट्रैप कर सकते हैं। मान लीजिए प्राइस नीचे जाने की कोशिश करता है, लेकिन बायर्स इसे पुश करके ऊपर की तरफ ब्रेक करा देते हैं। जो सेलर्स नीचे एक्सपेक्ट कर रहे थे, उनका कॉन्फिडेंस टूट जाता है, और जब वो एग्जिट करते हैं, तो बाइंग और बढ़ जाती है। मार्केट में ट्रैप एंड रिवर्स मूव्स सबसे डेंजरस और सबसे पावरफुल माने जाते हैं। इनसाइड कैंडल ब्रेकआउट्स में ये ट्रैप बिहेवियर काफी कॉमन है। एक और चीज समझना जरूरी है, ब्रेकआउट तभी क्लीन होता है जब मार्केट में लिक्विडिटी मौजूद हो। और लिक्विडिटी कब मिलती है? जब ट्रेडर्स इनसाइड रेंज के बाहर ऑर्डर्स रखते हैं, कुछ बाय स्टॉप, कुछ सेल स्टॉप। इनसाइड कैंडल का सबसे बड़ा फायदा यह है कि ये क्लियरली डिफाइंड बाउंड्रीज देता है। हाई और लो बिल्कुल क्लीन जोन्स होते हैं। जैसे ही प्राइस इन जोन्स को ब्रेक करता है, इन बाउंड्रीज के बाहर रखे ऑर्डर्स एक्टिवेट हो जाते हैं। ये एक्टिवेशन ब्रेकआउट को फ्यूल देता है। अब हम बात करते हैं कि इनसाइड कैंडल ब्रेकआउट को एक्सप्लोसिव बनाने में ट्रेंड की कितनी बड़ी भूमिका होती है। अगर मार्केट पहले से ट्रेंड में है, अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड, और उसी ट्रेंड के बीच इनसाइड कैंडल बनता है, तो ब्रेकआउट के चांसेस बहुत स्ट्रांग होते हैं। इसका कारण यह है कि ट्रेंड में पहले से ही एक डायरेक्शनल बायस मौजूद होता है। इनसाइड कैंडल बस उस बायस को कंफर्म कर देता है। इसलिए कॉन्टिन्यूएशन ब्रेकआउट्स सबसे रिलायबल होते हैं। लेकिन अगर मार्केट रेंज में है, तब भी इनसाइड कैंडल एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट दे सकता है। लेकिन उस ब्रेकआउट का नेचर थोड़ा वॉलेटाइल होता है। रेंज से बाहर निकलते वक्त लिक्विडिटी का एक्सप्लोजन आता है, और वो मूव्स काफी इंपल्सिव होते हैं। कई बार मार्केट रेंज के बाहर जाने के बाद वापस अंदर नहीं आता। यानी ये कैंडल ट्रेडर्स के लिए एक अर्ली सिग्नल की तरह काम करता है कि शायद अब बड़ा मूव आने वाला है। अब एक बहुत सटल लेकिन पावरफुल बात समझते हैं, इनसाइड कैंडल ब्रेकआउट सिर्फ एक टेक्निकल पैटर्न नहीं है, ये मार्केट पार्टिसिपेंट्स की साइकोलॉजी का रिफ्लेक्शन है। बायर्स एंड सेलर्स अपनी एक्सपेक्टेशंस का लोड इस छोटे कैंडल पर डालते हैं। जैसे ही डिसीजन आता है,
उन एक्सपेक्टेशंस का चेन रिएक्शन शुरू हो जाता है। ये चेन रिएक्शन जितना तेज होता है, ब्रेकआउट उतना पावरफुल बनता है। ब्रेकआउट का टाइमिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ब्रेकआउट सेशन ओपनिंग के आसपास हो या किसी हाई लिक्विडिटी टाइम में हो, तो उसकी सक्सेस प्रोबेबिलिटी काफी बढ़ जाती है, क्योंकि उस समय बायर्स और सेलर्स दोनों एक्टिव होते हैं। वॉल्यूम भी नेचुरली बढ़ता है, और इनसाइड कैंडल के साथ वॉल्यूम का संबंध बहुत डायरेक्ट है। वॉल्यूम ब्रेकआउट को वैलिडेट करता है, और वैलिडेशन मोमेंटम को बढ़ाता है। ब्रेकआउट्स का एक इमोशनल साइड भी होता है। ट्रेडर्स की सबसे बड़ी समस्या होती है लेट एंट्री। जब कैंडल ब्रेक हो चुका होता है और प्राइस भाग चुका होता है, तब ट्रेडर्स को फियर ऑफ मिसिंग आउट होता है। वो जंप करते हैं और अक्सर टॉप या बॉटम के पास एंट्रीज लेकर फंस जाते हैं। इनसाइड कैंडल आपको एक प्री डिफाइंड ट्रिगर देता है, जिससे आप डिसिप्लिन तरीके से एंट्री ले सकते हैं, बिना फियर, बिना कंफ्यूजन, बिना गेसिंग। अब लॉजिकली अगला सवाल ये उठता है कि एक ट्रेडर इस ब्रेकआउट को प्रैक्टिकली किस तरह एग्जीक्यूट करे। किस प्राइस पर एंट्री लेनी चाहिए, किस जगह स्टॉप लॉस रखना चाहिए, कब अवॉइड करना चाहिए, कौन सा ब्रेकआउट जेन्युइन है और कौन सा ट्रैप। किस तरह आप इस स्ट्रैटेजी को एक स्ट्रक्चर्ड, रूल बेस्ड सिस्टम में कन्वर्ट कर सकते हैं, ताकि हर बार क्लैरिटी मिले। ट्रेडिंग में क्लैरिटी ही सबसे बड़ा एज होती है, और इस क्लैरिटी को पाने का पहला कदम यह है कि हम ब्रेकआउट को सिर्फ समझे नहीं, बल्कि एंट्री प्रोसेस को भी क्रिस्टल क्लियर करें। आगे बढ़ते हैं और उस प्रोसेस को डिटेल में समझते हैं। चैप्टर 3, इनसाइड कैंडल ब्रेकआउट एंट्री, द करेक्ट वे टू एंटर ट्रेड्स। जब भी ट्रेडर्स इनसाइड कैंडल स्ट्रैटेजी सीखते हैं, सबसे बड़ा सवाल यही होता है कि एंट्री कहाँ लेनी है। और ऑनेस्टली यहीं पर ज्यादातर लोग गलतियां कर देते हैं। पैटर्न पहचानना आसान है, बाउंड्रीज समझना भी इजी है, लेकिन सही एंट्री लेना ये पूरी स्ट्रैटेजी का फाउंडेशन है। अगर एंट्री ही गलत हो जाए, तो पूरा सेटअप का एज गायब हो जाता है। इसलिए इस चैप्टर में हम एकदम प्रैक्टिकल और क्लियर तरीके से समझेंगे कि इनसाइड कैंडल ब्रेकआउट पर परफेक्ट एंट्री कैसे लेनी चाहिए। सबसे पहले एक बेसिक लेकिन सबसे क्रूशियल बात, इनसाइड कैंडल की बाउंड्रीज आपकी एंट्री का ब्लूप्रिंट होती है। मतलब सिंपल शब्दों में, प्रीवियस कैंडल के अंदर बना हुआ कैंडल अपनी हाई और लो डिफाइन करता है, और ब्रेकआउट सिग्नल तभी वैलिड माना जाता है जब प्राइस इन बाउंड्रीज को ब्रेक करता है। अगर प्राइस सिर्फ थोड़ा सा बाहर निकला और वापस चला गया, तो उसे ब्रेकआउट नहीं माना जाता। कई बार बिगिनर्स इसी जगह ट्रैप हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि विक बाहर निकलते ही एंट्री ले लेनी चाहिए, लेकिन विक कोई एंट्री सिग्नल नहीं देती। एक्चुअल एंट्री तभी होती है जब कैंडल बॉडी पिछले बाउंड्रीज के बाहर क्लोज करने की कोशिश करे, या मोमेंटम क्लियरली दिखाई दे। इनसाइड कैंडल ब्रेकआउट पर एंट्री लेने के दो प्रैक्टिकल तरीके सबसे रिलायबल माने जाते हैं। पहला तरीका स्टॉप एंट्री मेथड, और दूसरा तरीका मोमेंटम कंफर्मेशन मेथड। स्टॉप एंट्री मेथड सिंपल है। अगर कैंडल का हाई ब्रेक होता है, तो बाय स्टॉप ऑर्डर थोड़ा सा हाई के ऊपर रखा जाता है। अगर लो ब्रेक होता है, तो सेल स्टॉप ऑर्डर लो के नीचे रखा जाता है। ये तरीका इसलिए इफेक्टिव है क्योंकि जैसे ही प्राइस ब्रेक करता है, आपका ऑर्डर ऑटोमेटिकली ट्रिगर हो जाता है, और आप किसी हेजिटेशन या मैनुअल डिले के बिना ट्रेड में एंटर हो जाते हैं। दूसरा तरीका मोमेंटम कंफर्मेशन पर आधारित है। कई बार प्राइस हाई या लो के पास आता है, लेकिन ब्रेक करते समय वॉल्यूम या स्ट्रेंथ वीक होती है। ऐसे केसेस में कंफर्मेशन का इंतजार करना ज्यादा सेफ रहता है। कंफर्मेशन का मतलब ये नहीं कि आप हाफ ट्रेंड मिस कर देंगे, बल्कि इसका मतलब है कि आप वीक ब्रेकआउट्स और ट्रैप से बच जाएंगे। कंफर्मेशन में आप कैंडल क्लोज को ऑब्जर्व करते हैं। अगर ब्रेकआउट डायरेक्शन में स्ट्रॉन्ग क्लोज मिला है, तो एंट्री ज्यादा कॉन्फिडेंट हो जाती है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि एंट्री लेते समय आपको सिर्फ ब्रेकआउट नहीं, बल्कि कॉन्टेक्स्ट भी देखना चाहिए। कई ट्रेडर्स सिर्फ बाउंड्रीज को देखते हैं और हर ब्रेक पर एंट्री ले लेते हैं, लेकिन सक्सेसफुल ट्रेडर्स हमेशा देखते हैं कि ब्रेकआउट किस जगह हो रहा है। अगर ब्रेकआउट ट्रेंड डायरेक्शन में हो रहा है, तो उसकी रिलायबिलिटी बहुत बढ़ जाती है। लेकिन अगर ब्रेकआउट किसी मेजर रेजिस्टेंस या सपोर्ट के ठीक सामने हो, तो अक्सर फॉल्स ब्रेक का रिस्क बढ़ जाता है। इसलिए एक अच्छी एंट्री वही है जहां ब्रेकआउट के सामने कोई बड़ी वॉल न खड़ी हो। इनसाइड कैंडल एंट्री लेते समय पेशेंस सबसे बड़ा स्किल है। कई ट्रेडर्स ब्रेकआउट होने के पहले ही गैस करते हैं कि अब ऊपर जाएगा या अब नीचे जाएगा। गेसिंग ट्रेडिंग में सबसे डेंजरस हैबिट है। इनसाइड कैंडल आपको पूरी क्लैरिटी देता है कि आपको गैस नहीं करना है।
आपको सिर्फ बाउंड्रीज का रिस्पेक्ट करना है। अगर ब्रेक नहीं हुआ तो कोई ट्रेड नहीं, अगर क्लियर ब्रेक हुआ तो एंट्री क्लीन होगी। यही डिसिप्लिन लॉन्ग टर्म सक्सेस की असली बैकबोन है। एंट्री का एक और ह्यूमन एलिमेंट है, इमोशन। जब कैंडल ब्रेक होने लगता है तो मन में एक्साइटमेंट आती है। लगता है कि प्राइस कहीं भाग न जाए और हम मिस न कर दें। कई बार इसी डर में ट्रेडर्स बाउंड्री के अंदर ही एंट्री ले लेते हैं और जैसे ही मार्केट वापस इनसाइड रेंज में आता है, उनका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। इसलिए एंट्री बाउंड्री के बाहर ही लेनी है, इनसाइड रेंज में कभी नहीं। ये रूल सिंपल है, लेकिन मोस्ट इग्नोर्ड रूल भी इसी को माना जाता है। अब बात करते हैं टाइमिंग की। हर ब्रेकआउट में एंट्री करना जरूरी नहीं है। मार्केट में कुछ स्पेसिफिक सिचुएशंस होती है जो एंट्री को हाई प्रोबेबिलिटी बनाती है। उदाहरण के लिए, अगर ब्रेकआउट सेशन ओपनिंग के 15 से 20 मिनट्स के अंदर होता है या किसी हाई वॉल्यूम पीरियड में होता है, तो एंट्री की स्ट्रेंथ नेचुरली बढ़ जाती है। ऐसा इसलिए क्योंकि उस समय मेजॉरिटी ट्रेडर्स एक्टिव होते हैं और लिक्विडिटी आसानी से मिल जाती है। लिक्विडिटी जितनी ज्यादा, ब्रेकआउट उतना क्लीन। कई ट्रेडर्स पूछते हैं कि क्या रीट्रेसमेंट का इंतजार करना चाहिए, यानी ब्रेकआउट के बाद एक छोटा पुलबैक आए और फिर एंट्री ले। इसका जवाब मार्केट स्ट्रक्चर पर डिपेंड करता है। अगर ब्रेकआउट बहुत स्ट्रांग है और कैंडल मोमेंटम के साथ क्लोज हुई है, तो रीट्रेसमेंट का इंतजार करने से ट्रेड मिस हो सकता है। लेकिन अगर ब्रेकआउट थोड़ा स्लो है और विक्स अधिक है, तो छोटा पुलबैक सेफ एंट्री दे सकता है। इसलिए पुलबैक एंट्री और डायरेक्ट एंट्री दोनों वैलिड है, बस कॉन्टेक्स्ट समझना जरूरी है। अब एक सटल पॉइंट, स्टॉप एंट्री मेथड आपको ओवरथिंकिंग से बचा लेता है। आप बस ऑर्डर्स प्लेस करते हैं और मार्केट को अपना काम करने देते हैं। लेकिन कंफर्मेशन एंट्री मेथड उन ट्रेडर्स के लिए अच्छा है जो थोड़ा और एविडेंस चाहते हैं। दोनों तरीके सही हैं, बस आपको चूज करना है कि आपकी पर्सनैलिटी और डिसिप्लिन किसके साथ मैच करती है। एंट्री लेते समय एक और स्मॉल लेकिन क्रूशल डिटेल है, स्प्रेड और स्लिपेज का ध्यान, खासकर जब ब्रेकआउट्स तेज होते हैं। अगर आप स्प्रेड बहुत ज्यादा होने पर एंट्री लेंगे, तो आपका स्टॉप लॉस डिस्टेंस ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा और रिस्क भी बढ़ जाएगा। इसलिए एंट्रीज ऐसे मोमेंट्स में बेहतर होती है जहां स्प्रेड सामान्य हो और प्राइस एक्शन क्लीन दिख रहा हो। दिस इज अ पार्ट ऑफ प्रैक्टिकल ट्रेडिंग दैट मेनी इग्नोर, बट एक्चुअली मेक्स अ बिग डिफरेंस इन लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स। अब लॉजिकल फ्लो के हिसाब से एंट्री प्रोसेस तब तक कंप्लीट नहीं होता जब तक हम स्टॉप लॉस को कंसिडर ना करें। आखिर एंट्री से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि लॉस कहाँ रोकना है। एंट्री परफेक्ट होने पर भी ट्रेड लूजिंग हो सकता है, लेकिन सही स्टॉप लॉस प्लेसमेंट आपको अकाउंट बचाए रखता है। और सही स्टॉप लॉस तभी पॉसिबल है जब आप समझें कि इनसाइड कैंडल ब्रेकआउट के बाद प्राइस किस तरह रिएक्ट करता है। एंट्री का पूरा फायदा तब मिलता है जब स्टॉप लॉस लॉजिकल हो और स्ट्रैटेजी के साथ अलाइंड हो। इसलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि इस सेटअप में स्टॉप लॉस कहाँ और कैसे प्लेस करना चाहिए ताकि स्ट्रैटेजी क्लीन, डिसिप्लिन्ड और कंसिस्टेंट हो सके। चैप्टर 4, स्टॉप लॉस प्लेसमेंट, सेफ जोन्स फॉर इनसाइड कैंडल ट्रेड्स। इनसाइड कैंडल ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी में सबसे ज्यादा मिसअंडरस्टैंड की जाने वाली चीज है स्टॉप लॉस प्लेसमेंट। एंट्री हर जगह मिल जाती है, ब्रेकआउट कई बार साफ दिखाई देता है, लेकिन स्टॉप लॉस गलत जगह रखने से पूरी स्ट्रैटेजी का स्ट्रक्चर खराब हो जाता है। कई ट्रेडर सोचते हैं कि स्टॉप लॉस बस एक छोटा सा सेफ्टी टूल है, लेकिन असल में यह आपके पूरे ट्रेडिंग कॉन्फिडेंस का फाउंडेशन है। अगर स्टॉप लॉस लॉजिकल हुआ तो ट्रेडर शांत रहता है। अगर स्टॉप लॉस इमोशनल हुआ तो हर कैंडल पर मन बदलता रहता है। इसलिए इस चैप्टर में हम एकदम साफ और ह्यूमन तरीके से समझेंगे कि इनसाइड कैंडल ट्रेड्स में स्टॉप लॉस कहाँ रखना चाहिए ताकि सेटअप स्ट्रॉन्ग, डिसिप्लिन्ड और कंसिस्टेंट बने। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि स्टॉप लॉस मार्केट को गलत साबित करने का पॉइंट होता है। इसका मतलब ये नहीं कि छोटे फ्लक्चुएशन से स्टॉप लॉस हिट हो जाए। इसलिए इनसाइड कैंडल पैटर्न में सबसे पहला और सबसे लॉजिकल स्टॉप लॉस लेवल प्रीवियस कैंडल की लो या हाई होती है, यानी मदर कैंडल की बाउंड्रीज। इनसाइड कैंडल मदर कैंडल की प्रोटेक्शन के अंदर बनता है, इसलिए ब्रेकआउट तभी मीनिंगफुल होता है जब मदर कैंडल की लो या हाई इंटैक्ट रहे। इस लॉजिक के अनुसार अगर ब्रेकआउट ऊपर की तरफ हो रहा है तो स्टॉप लॉस मदर कैंडल की लो के नीचे जाएगा, और अगर ब्रेकआउट नीचे की तरफ हो रहा है तो स्टॉप लॉस मदर कैंडल की हाई के ऊपर जाएगा। लेकिन यहां एक ह्यूमन प्रॉब्लम आती है। कई ट्रेडर्स कहते हैं कि यार स्टॉप लॉस बहुत बड़ा हो जाता है। ये कंप्लेंट बिल्कुल समझ में आती है, लेकिन बड़ा स्टॉप लॉस हमेशा खराब नहीं होता। इंपॉर्टेंट यह है कि स्टॉप लॉस लॉजिकल हो
न कि छोटे नंबर दिखने के लिए मजबूरी में रखा गया हो। मार्केट को टाइम चाहिए डिसाइड करने के लिए। थोड़ी सी वॉलेटिलिटी नेचुरल होती है। अगर स्टॉप लॉस बहुत टाइट रखा जाए तो हाई वॉलेटिलिटी आपको बार बार बाहर एग्जिट करा देगी और लॉन्ग टर्म में ये सबसे बड़ी गलती बन जाती है। अनदर कॉमन मिस्टेक ये है कि कुछ ट्रेडर्स इनसाइड कैंडल की अपनी हाई लो बाउंड्री के अंदर ही स्टॉप लॉस रख देते हैं। ये सबसे रिस्की अप्रोच है क्योंकि इनसाइड कैंडल रेंज खुद वॉलेटिलिटी का छोटा जोन होता है। अगर स्टॉप लॉस रेंज के अंदर हुआ तो कैंडल की नॉर्मल नॉइज भी आपका स्टॉप लॉस हिट कर सकती है। इसलिए इनसाइड कैंडल का स्टॉप लॉस हमेशा मदर कैंडल पर आधारित होना चाहिए, न कि उसके अंदर के छोटे बच्चों पर। अब बात करते हैं स्टॉप लॉस प्लेसमेंट की एक सटल लेकिन पावरफुल साइकोलॉजी की। अगर आपका स्टॉप लॉस लॉजिकल है तो आपको कॉन्स्टेंटली मार्केट देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी और ना ही हर छोटी विक देखकर पैनिक होगा। अ लॉजिकल स्टॉप लॉस प्रोटेक्ट्स यू फ्रॉम अननेसेसरी इमोशनल फ्लक्चुएशंस। जब हम इमोशनल होते हैं तो हम इम्पल्स बेस्ड डिसीजंस लेते हैं और इम्पल्स बेस्ड डिसीजंस लॉन्ग टर्म में हार्मफुल होते हैं। स्टॉप लॉस प्लेसमेंट में एक और इंपॉर्टेंट फैक्टर है मार्केट एनवायरनमेंट। इनसाइड कैंडल ब्रेकआउट ट्रेंडिंग मार्केट्स में सबसे क्लीन रिजल्ट्स देता है। ट्रेंड के साथ ट्रेड किया जाए तो स्टॉप लॉस हिट होने की प्रोबेबिलिटी काफी कम हो जाती है क्योंकि मार्केट का नेचुरल प्रेशर उसी डायरेक्शन में होता है। ट्रेंड के साथ ट्रेड्स में मदर कैंडल का स्टॉप लॉस परफेक्टली लॉजिकल और प्रैक्टिकल होता है। लेकिन रेंज बाउंड मार्केट्स में एक्स्ट्रा केयर जरूरी है क्योंकि ब्रेकआउट्स वीक और फेक हो सकते हैं। ऐसे मोमेंट्स में स्टॉप लॉस थोड़ा फर्दर भी रखना पड़ सकता है ताकि नॉइज से बचा जा सके। अब बात करते हैं दैट वन मिस्टेक जो ऑलमोस्ट हर बिगिनर करता है, स्टॉप लॉस को कैंडल की विक्स के बहुत क्लोज रखना। कई ट्रेडर्स विक को ही स्टॉप लॉस का रेफरेंस लेते हैं, लेकिन विक हर बार वैलिड रेफरेंस पॉइंट नहीं होती। इनसाइड कैंडल कैंडल्स में विक्स अक्सर टेम्पररी रिएक्शंस होती है और उन्हें स्टॉप लॉस का बेस बनाना सिर्फ अननेसेसरी रिस्क बढ़ाता है। बेटर यह है कि स्टॉप लॉस बॉडी स्ट्रक्चर और मदर कैंडल लेवल्स पर रखा जाए। स्टॉप लॉस प्लेसमेंट सिर्फ टेक्निकल लॉजिक नहीं है, ये फाइनेंशियल लॉजिक भी है। स्टॉप लॉस प्लेसमेंट को हमेशा पोजीशन साइजिंग के साथ कंबाइन करना चाहिए। अगर स्टॉप लॉस थोड़ा बड़ा है तो पोजीशन साइज ऑटोमेटिकली छोटा लेना चाहिए। इससे रिस्क कांस्टेंट रहता है और ट्रेड सेफ भी रहता है। कई ट्रेडर्स रिस्क को एडजस्ट किए बिना लार्ज स्टॉप लॉस लगा देते हैं और फिर ट्रेड हिट होते ही बड़ा नुकसान झेलते हैं। इसलिए स्टॉप लॉस केवल चार्ट बेस्ड डिसीजन नहीं बल्कि मनी मैनेजमेंट का भी हिस्सा है। अब हम बात करते हैं कि स्टॉप लॉस को मूव करना चाहिए या नहीं। इनसाइड कैंडल स्ट्रैटेजी में डायनामिक स्टॉप लॉस शिफ्टिंग कभी कभी जरूरी होता है, लेकिन पैनिक ड्रिवन शिफ्टिंग बिल्कुल गलत। स्टॉप लॉस तभी मूव किया जाना चाहिए जब मार्केट ने क्लियरली आपके फेवर में मूवमेंट दिखाया हो और ब्रेकआउट स्ट्रक्चर इंटैक्ट हो। लेकिन अगर मार्केट अनसर्टेन है तो स्टॉप लॉस शिफ्टिंग सिर्फ इमोशनल डिसीजन बन जाती है। प्राइस को अपनी जगह मूवमेंट करने दीजिए। प्रीमेच्योरली स्टॉप लॉस को एडजस्ट करना आपकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी के खिलाफ जाता है। बहुत सारे ट्रेडर्स स्टॉप लॉस हिट होने पर अपसेट हो जाते हैं, लेकिन स्टॉप लॉस हिट होना स्ट्रैटेजी का पार्ट है। कोई भी सेटअप 100% नहीं होता। इंपॉर्टेंट यह है कि लॉसेस कंट्रोल्ड हो और विंस अनरेस्ट्रिक्टेड हो। इनसाइड कैंडल स्ट्रैटेजी की ब्यूटी यही है कि इसका रिस्क डिफाइंड है और रिवॉर्ड ऑफन क्वाइट लार्ज। इसलिए लॉजिकल स्टॉप लॉस प्लेसमेंट आपको लॉन्ग टर्म कंसिस्टेंसी के रास्ते पर ले जाता है। फाइनली, स्टॉप लॉस प्लेसमेंट के साथ एक इंपॉर्टेंट इमोशनल फैक्टर भी जुड़ा है, ट्रेडर का ट्रस्ट। अगर आपको अपने स्टॉप लॉस पर भरोसा है तो आप ओवर मॉनिटरिंग नहीं करेंगे, पैनिक नहीं करेंगे और इंपल्सिव एग्जिट डिसीजंस नहीं लेंगे। एक डिसिप्लिन स्टॉप लॉस आपके पूरे ट्रेडिंग बिहेवियर को स्टेबलाइज करता है। यह आपको काम, ऑब्जेक्टिव और रूल बेस्ड बनाता है और रूल बेस्ड ट्रेडर्स ही लॉन्ग टर्म विनर्स बनते हैं। अब जबकि हमें एंट्री रूल्स के बाद स्टॉप लॉस प्लेसमेंट की क्लैरिटी मिल चुकी है, लॉजिकल अगला हिस्सा है कि ट्रेड के अंदर रहने के बाद प्राइस से क्या उम्मीद करनी चाहिए और रिवॉर्ड कहां तक रखना चाहिए। कैंडल ब्रेकआउट होने के बाद ट्रेड कैसे बिहेव करता है, प्राइस किस तरह ट्रैवल करता है और किस तरीके से हाई रिवॉर्ड टारगेट्स निकाले जाते हैं, इन सब को समझना जरूरी है ताकि सेटअप कंप्लीट हो सके। इसलिए अगले हिस्से में हम मूव करेंगे ट्रेड एग्जिट स्ट्रैटेजी की तरफ और समझेंगे कि प्रॉफिट टेकिंग इतना बड़ा रोल क्यों निभाता है और किस तरह सही टारगेट प्लानिंग आपका ट्रेडिंग डिसिप्लिन कई गुना बढ़ा देती है। चैप्टर 5, टेक प्रॉफिट टारगेट्स, चूजिंग रियलिस्टिक एंड हाई रिवॉर्ड लेवल्स। ट्रेडिंग का सबसे इमोशनल हिस्सा होता है प्रॉफिट टेकिंग। एंट्री सही हो जाए, स्टॉप लॉस लॉजिकल हो, लेकिन अगर टारगेट गलत चुन लिया
तो पूरा ट्रेड या तो जल्दी बंद हो जाता है या फिर प्रॉफिट होते होते लॉस में बदल जाता है। इनसाइड कैंडल ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी में प्रॉफिट टेकिंग और भी सेंसिटिव हो जाती है, क्योंकि ये सेटअप अक्सर शार्प और क्लीन मूव्स देता है। लेकिन शार्प मूव्स का मतलब ये नहीं कि टारगेट रैंडमली चुन लिया जाए। रियलिस्टिक टारगेट्स और हाई रिवॉर्ड टारगेट्स के बीच बैलेंस बनाना ही इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि टारगेट सिर्फ नंबर नहीं होता, बल्कि एक स्ट्रक्चर्ड एक्सपेक्टेशन होता है। मार्केट जब अंदर से एनर्जी कॉम्प्रेस करता है, जैसा हमने पहले समझा था, तो कंप्रेशन रिलीज होने पर एक स्पेसिफिक स्ट्रेंथ देता है। इसी स्ट्रेंथ पर आधारित होते हैं हमारे रियलिस्टिक टारगेट्स। कई ट्रेडर्स बिना सोचे समझे बिग टारगेट्स चुन लेते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि ब्रेकआउट आया है, अब प्राइस बहुत दूर जाएगा। लेकिन ट्रेडिंग विशफुल थिंकिंग पर नहीं चलती। हर ब्रेकआउट का एक नेचुरल स्ट्रेच होता है, एक लिमिट होती है जहां तक मार्केट लॉजिकली ट्रैवल कर सकता है। इनसाइड कैंडल ब्रेकआउट्स में सबसे बेसिक और रिलायबल तरीका है रीसेंट स्ट्रक्चर बेस्ड टारगेट्स। मार्केट हमेशा पिछले स्विंग्स को रिस्पेक्ट करता है और ब्रेकआउट के बाद प्राइस पहले उन्हीं नियरबाई जोन्स की तरफ खींचता है। इसलिए पहला रियलिस्टिक टारगेट हमेशा पिछले स्विंग हाई या स्विंग लो के आसपास होता है। ये टारगेट सिर्फ सेफ नहीं, बल्कि साइकोलॉजिकली भी कंफर्टेबल रहता है, क्योंकि मार्केट वहां तक जाता हुआ अक्सर क्लीन दिखाई देता है। लेकिन सिर्फ एक छोटा टारगेट लेकर रुक जाना हर बार बेस्ट ऑप्शन नहीं होता। इनसाइड कैंडल की ब्यूटी यह है कि ये कई बार एक रेशो 3 या एक रेशो 4 जैसे हाई रिवॉर्ड ट्रेड्स भी डिलीवर कर सकता है। हाई रिवॉर्ड तभी पॉसिबल होता है जब ट्रेडर मार्केट को थोड़ा ब्रीदिंग स्पेस दे। टू अर्ली प्रॉफिट टेकिंग एक साइकोलॉजिकल ट्रैप है। मन कहता है प्रॉफिट दिख रहा है, ले लो, लेकिन अगर स्ट्रैटेजी को प्रॉपर्ली फॉलो किया जाए तो बिगर टारगेट्स लेना बिल्कुल पॉसिबल है। इसके लिए सबसे स्ट्रॉन्ग तरीका है रेंज एक्सपांशन कॉन्सेप्ट, जिसे सिंपल भाषा में ऐसे समझे कि अगर ब्रेकआउट कैंडल या इनसाइड रेंज से बाहर निकल आया है और मोमेंटम स्ट्रांग है, तो मार्केट नेचुरली उसी डायरेक्शन में अपना एवरेज एक्सपांशन पूरा करता है। यही एक्सपांशन हाई रिवॉर्ड टारगेट्स देने में मदद करता है। एक और इफेक्टिव तरीका है रिस्क टू रिवॉर्ड मैपिंग। हर सेटअप में रिवॉर्ड डायरेक्टली डिपेंड करता है कि एंट्री कहाँ ली गई और स्टॉप लॉस कितना बड़ा है। अगर स्टॉप लॉस मदर कैंडल के नीचे लॉजिकली रखा है और ब्रेकआउट भी क्लीन मिला है, तो एक रेशियो 2 रिवॉर्ड ऑलमोस्ट एक नेचुरल टारगेट बन जाता है, क्योंकि मार्केट ऐसे ब्रेकआउट्स पर अक्सर उतनी ही मोमेंटम ट्रैवल करता है। लेकिन अगर स्ट्रक्चर और मोमेंटम साथ में हो और सामने कोई मेजर बैरियर न हो, तो एक रेशो 3 या एक रेशो 4 भी आसानी से अचीव किया जा सकता है। ये ग्रीडी टारगेट नहीं होता, ये कॉन्टेक्स्ट ड्रिवन टारगेट होता है। अब बात करते हैं एक वेरी कॉमन मिस्टेक की, शायद प्राइस और ऊपर जाएगा वाला माइंडसेट। ह्यूमन नेचर है कि जब ट्रेड प्रॉफिट में जाता है तो ट्रेडर उम्मीद बढ़ा लेता है। वो टारगेट्स को एडजस्ट करने की गलती करता है, जबकि एडजस्ट करना स्ट्रैटेजी का हिस्सा नहीं होता। टारगेट्स एडजस्ट केवल तब करने चाहिए जब प्राइस स्ट्रक्चर जेन्युइनली बदल रहा हो, ना कि इसलिए कि प्रॉफिट देखकर मन बदल गया है। कई ट्रेडर्स यही इमोशनल मिस्टेक करते हैं और रिस्क फ्री स्थितियों को भी रिस्क में बदल देते हैं। इनसाइड कैंडल ब्रेकआउट्स में एक स्मार्ट तरीका यह है कि ट्रेडिंग में 2 लेयर्स ऑफ टारगेट्स रखें, एक रियलिस्टिक और एक एक्सटेंडेड। रियलिस्टिक टारगेट स्विंग लेवल पर बेस्ड होता है, एक्सटेंडेड टारगेट ब्रेकआउट मोमेंटम पर। अगर प्राइस रियलिस्टिक टारगेट तक पहुंचकर पॉज दिखाता है, तो पार्शियल एग्जिट एक अच्छा ऑप्शन होता है। लेकिन आपकी गाइडलाइंस में एंड का उपयोग क्लियर है, इसलिए मैं पार्शियल और फुल वर्डिंग लॉजिकल फ्लो में रखता हूं, लेकिन सीटीए नहीं जोड़ता। मल्टीपल टारगेट्स रखने का फायदा यह है कि ट्रेडर को साइकोलॉजिकली कंफर्ट मिलता है, कुछ प्रॉफिट लॉक हो जाता है और बाकी पोजीशन पोटेंशियल बिग मूव को कैप्चर कर सकती है। अब बात करते हैं मोमेंटम बेस्ड टारगेट्स की। इनसाइड कैंडल ब्रेकआउट में अगर ब्रेकआउट कैंडल की बॉडी बड़ी है और विक्स कम है, तो ये एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम का इंडिकेशन होता है। ऐसे केसेस में प्राइस थोड़ी देर बिना रुकावट के ट्रैवल करता है और ये मूवमेंट एक्सटेंडेड टारगेट्स को हिट करने की हाई प्रोबेबिलिटी देता है। मोमेंटम हमेशा वॉल्यूम के साथ पैर होता है। अगर ब्रेकआउट के समय वॉल्यूम बढ़ता है और प्राइस इनसाइड रेंज से बाहर एक क्लीन क्लोज देता है, तो टारगेट स्लाइटली फर्दर रखना व्यावहारिक होता है। लेकिन रियलिस्टिक टारगेट्स तभी मीनिंगफुल होते हैं जब ट्रेडर मार्केट की लिमिटेशन समझता हो। मार्केट हर बार एक्सप्लोसिव मूव नहीं देगा, इसलिए टारगेट सेटिंग हमेशा फ्लेक्सिबल लॉजिक का हिस्सा होनी चाहिए, रिजिड एक्सपेक्टेशन का नहीं। अगर मार्केट के सामने इमीडिएट रेजिस्टेंस है, तो बिगर टारगेट लेना रिस्क बढ़ा देता है।
लेकिन अगर ब्रेकआउट के सामने कोई मेजर हर्डल नहीं है, तो रियलिस्टिक से थोड़ा बिगर टारगेट लेना स्ट्रैटेजी को रिवॉर्डिंग बनाता है। अब एक सटल लेकिन पावरफुल फैक्टर है मार्केट मेमोरी। मार्केट कुछ स्पेसिफिक एरियाज को बार बार रिस्पेक्ट करता है। जब इनसाइड कैंडल ब्रेकआउट के बाद प्राइस इन मेमोरी जोन्स की तरफ बढ़ता है, तो टारगेट उन जोन्स पर लॉजिकली सेट किया जा सकता है। यह तरीका सबसे नेचुरल और सबसे स्मूथ ट्रेड एग्जिट्स देता है। एट द एंड ऑफ द डे, टारगेट सेटिंग एक्चुअली सेल्फ कंट्रोल का गेम है। अगर ट्रेडर को अपनी उत्सुकता पर कंट्रोल नहीं है, तो सबसे परफेक्ट ब्रेकआउट भी उसे सही रिवॉर्ड नहीं दे पाएगा। इसलिए रियलिस्टिक टारगेट्स डिसिप्लिन सिखाते हैं और हाई रिवॉर्ड टारगेट्स कॉन्फिडेंस। दोनों का बैलेंस ही इस स्ट्रैटेजी को कंप्लीट बनाता है। अब जबकि एंट्री, स्टॉप लॉस और टारगेट सेटिंग तीनों पीसेस एक जगह फिट होने लगे हैं, अगला लॉजिकल सवाल यह आता है कि किसी भी सेटअप की सक्सेस सिर्फ एंट्री और एग्जिट नहीं होती, बल्कि यह भी समझना जरूरी है कि रिवॉर्ड कितना लेना है, उसके पीछे रिस्क कितना जस्टिफाई होता है। रिस्क और रिवॉर्ड का यह संबंध पूरे ट्रेडिंग स्ट्रक्चर को डिफाइन करता है, और जब तक इस रिलेशन को एक ट्रेडर अंदर से महसूस नहीं करता, स्ट्रैटेजी इनकम्प्लीट रहती है। इसलिए आगे बढ़ते हुए हम ये समझेंगे कि इनसाइड कैंडल ब्रेकआउट में कौन से रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो सबसे इफेक्टिव होते हैं, और क्यों एक स्ट्रॉन्ग रिस्क टू रिवॉर्ड माइंडसेट ही ट्रेडर को स्ट्रैटेजी में लॉन्ग टर्म एज देता है। चैप्टर 6, रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियोज दैट वर्क बेस्ट विद इनसाइड कैंडल ब्रेकआउट्स। ट्रेडिंग में सबसे बड़ा कंफ्यूजन हमेशा एंट्री या स्टॉप लॉस से नहीं, बल्कि रिस्क रिवॉर्ड रेशियो से आता है। ज्यादातर ट्रेडर्स अपनी पूरी एनर्जी एंट्री पर खर्च कर देते हैं, लेकिन रिवॉर्ड्स कैसे लेने हैं और किस ट्रेडिंग सेटअप में कौन सा रिस्क रिवॉर्ड सबसे नेचुरल है, ये क्लैरिटी नहीं होती। इनसाइड कैंडल ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी की खास बात यह है कि इसका रिस्क रिवॉर्ड बहुत स्ट्रक्चर्ड होता है। अगर सही तरीके से फॉलो किया जाए, तो ये स्ट्रैटेजी ट्रेडर को साफ, प्रेडिक्टेबल और स्टैटिस्टिकली स्ट्रॉन्ग रिस्क रिवॉर्ड रेशियोज दे सकती है। लेकिन इसके लिए यह समझना जरूरी है कि कौन सा रेशियो कब काम करता है और क्यों। सबसे पहले एक बेसिक चीज समझते हैं कि रिस्क रिवॉर्ड रेशियो सिर्फ नंबर्स का खेल नहीं है। यह आपकी सोच, आपकी इमोशनल स्टेबिलिटी और आपके मार्केट की अंडरस्टैंडिंग का डायरेक्ट रिफ्लेक्शन है। जब आप खुद से कहते हैं कि मैं एक रेशियो 2 या एक रेशियो 3 रिस्क तो रिवॉर्ड ले सकता हूं, तो आप सिर्फ एक टारगेट नहीं चुन रहे होते, बल्कि आप अपने ट्रेडिंग डिसिप्लिन को भी एक सीमा दे रहे होते हैं। इनसाइड कैंडल की ब्यूटी यह है कि इसका ब्रेकआउट आमतौर पर स्ट्रांग होता है, और अगर कॉन्टेक्स्ट सपोर्ट करे तो नेचुरली बिगर मूव्स प्रोड्यूस करता है। इनसाइड कैंडल ट्रेड्स में सबसे कॉमन रेशियो होता है एक रेशियो 2। ये एक बैलेंस्ड रेशियो है, न बहुत कॉन्जर्वेटिव, न बहुत एम्बिशियस। एक रेशियो 2 रिस्क रिवॉर्ड का मतलब है कि आपका रिवॉर्ड आपके रिस्क का डबल है। ये रेशियो इस स्ट्रैटेजी में इसलिए अच्छा परफॉर्म करता है क्योंकि इनसाइड कैंडल ब्रेकआउट मोमेंटम अक्सर उतनी दूरी आराम से ट्रैवल कर लेता है। मदर कैंडल की रेंज को मेजर करके देखा जाए, तो मार्केट एवरेज मूवमेंट अक्सर डबल रेंज तक एक्सपैंड होता है। इसलिए एक रेशियो 2 एक नेचुरल लॉजिकल टारगेट बन जाता है। लेकिन यहां पर एक ह्यूमन कॉम्प्लिकेशन आता है। ट्रेडर्स एक रेशियो 2 रिस्क टू रिवॉर्ड तो चाहते हैं, लेकिन जब ट्रेड थोड़ी ही दूर चल जाता है, इमोशंस ट्रिगर हो जाते हैं, प्रॉफिट दिखाई देता है और मन कहता है एग्जिट कर लो। लेकिन अगर हर बार हाफ वे पर एग्जिट लिया जाए, तो कभी भी स्ट्रैटेजी की फुल पोटेंशियल रियलाइज नहीं हो पाएगी। इसलिए एक रेशियो 2 के साथ सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट है पेशेंस और ट्रस्ट इन द सेटअप। इनसाइड कैंडल ब्रेकआउट्स में अगर स्ट्रक्चर क्लीन है, तो मार्केट बहुत बार एक रेशियो 2 आसानी से अचीव करता है। अब बात करते हैं एक रेशियो 3 रिस्क टू रिवॉर्ड की। यह हाई रिवॉर्ड कैटेगरी में आता है। यह तब सबसे अच्छा काम करता है जब ब्रेकआउट स्ट्रॉन्ग मोमेंटम के साथ आया हो, यानी कैंडल की बॉडी बड़ी हो, विक छोटी हो और वॉल्यूम इंक्रीज्ड हो। ऐसे ब्रेकआउट्स में रेंज एक्सपांशन कॉन्सेप्ट परफेक्ट सूट करता है। प्राइस जब एक टाइट कंसोलिडेशन जोन से निकलता है, तो उसकी पहली मूवमेंट अक्सर इंपल्सिव होती है। मोमेंटम स्ट्रांग होने पर प्राइस बिना ज्यादा पुलबैक के ट्रैवल करता है। यही रीजन है कि इनसाइड कैंडल ब्रेक्स ट्रेंडिंग मार्केट्स में एक रेशियो 3 रिस्क टू रिवॉर्ड सरप्राइजिंगली कंसिस्टेंट दे सकते हैं। लेकिन यह बात भी समझना जरूरी है कि हर ट्रेड में एक रेशियो 3 एक्सपेक्ट करना एक अनरियलिस्टिक माइंडसेट है। ट्रेडिंग में फ्लेक्सिबिलिटी एक बड़ा स्किल है। कभी कभी मार्केट सिर्फ एक रेशियो 2 तक जाता है और रिवर्स हो जाता है, और अगर ट्रेडर हर बार एक रेशियो 3 की स्टबर्न एक्सपेक्टेशन लेकर बैठा है, तो कई प्रॉफिटेबल ट्रेड्स अननेसेसरी नेगेटिव एंड में बदल सकते हैं।
इसलिए एक रेशियो 3 रिस्क टू रिवॉर्ड के साथ सबसे इंपॉर्टेंट क्वालिटी होती है कॉन्टेक्स्ट अवेयरनेस। क्या सामने कोई मेजर रेजिस्टेंस है? क्या ब्रेकआउट साफ है? क्या ट्रेंड फेवर में है? क्या वॉल्यूम सपोर्ट कर रहा है? अगर आंसर्स पॉजिटिव हो, तभी एक रेशियो 3 रियलिस्टिकली पॉसिबल है। अब आते हैं उस रेशियो पर जिसे ट्रेडर्स ड्रीम रेशियो कहते हैं। एक रेशियो 4 या उससे ज्यादा। इनसाइड कैंडल ब्रेकआउट्स बड़ी टाइम फ्रेम्स पर इस तरह के रिवॉर्ड्स दे सकते हैं, लेकिन ये सिनारियो रेयर होता है। हाई टाइम फ्रेम्स पर कैंडल्स बड़ी होती हैं, ब्रेकआउट्स स्ट्रॉन्गर होते हैं और मोमेंटम मोर सस्टेन्ड होता है। लेकिन बिगिनर्स को यह हमेशा याद रखना चाहिए कि रिवॉर्ड चाहे कितना भी बड़ा हो, रिस्क उतना ही स्टेबल रहना चाहिए। सिर्फ बिगर टारगेट की चाह में कैंडल स्ट्रक्चर इग्नोर कर देना एक डेंजरस मिस्टेक है। हाई रिवॉर्ड तभी मीनिंगफुल है जब सेटअप की कंडीशंस जेन्युइनली फेवर कर रही हों। इनसाइड कैंडल स्ट्रैटेजी में एक कॉमन क्वेश्चन यह आता है कि क्या एक रेशियो 1 रिस्क टू रिवॉर्ड लेना कभी ठीक है? टेक्निकली हाँ, कुछ सिनारियोज में एक रेशियो 1 भी लॉजिकल हो सकता है, खासकर जब मार्केट चॉपी हो या ब्रेकआउट वीक हो। लेकिन लॉन्ग टर्म स्टैटिस्टिकली स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस एक रेशियो 2 और एक रेशियो 3 से ही आता है। एक रेशियो एक सिर्फ सर्वाइवल रेशियो है, ग्रोथ रेशियो नहीं। इसलिए इस स्ट्रैटेजी का असली पावर तभी बाहर आता है जब ट्रेडर एक रेशियो 2 या उससे आगे के लॉजिकल टारगेट्स पर काम करे। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो चूज करना सिर्फ मैथमेटिकल डिसीजन नहीं, ये इमोशनल कंफर्ट का भी डिसीजन है। अगर ट्रेडर मेंटली एक रेशियो 3 हैंडल नहीं कर सकता, तो वो बीच में ही पैनिक एग्जिट कर देगा और स्ट्रैटेजी का सही फायदा नहीं ले पाएगा। इसलिए रेशियो चूज करते समय यह भी देखना चाहिए कि आपकी पर्सनैलिटी किस रेशियो से मैच होती है। कुछ ट्रेडर्स क्विक प्रॉफिट्स पसंद करते हैं, कुछ एक्सटेंडेड मूव्स, कुछ बैलेंस्ड अप्रोच। इनसाइड कैंडल स्ट्रैटेजी की फ्लेक्सिबिलिटी ये है कि ये इन तीनों पर्सनैलिटीज को अकोमोडेट कर लेती है। बस रूल्स ब्रेक नहीं करने चाहिए। अब एक सटल पॉइंट, रिस्क रिवॉर्ड हमेशा फिक्स नहीं होता। कुछ ट्रेड्स में मार्केट आपके फेवर में इतना क्लीन चलता है कि रिस्क टू रिवॉर्ड ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है। ऐसे ट्रेड्स को कैप्चर करना एक स्किल है, लेकिन ये स्किल गेसवर्क से नहीं आता। ये स्किल प्राइस एक्शन कॉन्फिडेंस से आता है। जब ट्रेडर बार बार सेटअप को एक्सपीरियंस करता है, बैक टेस्टिंग करता है और एक्चुअल बिहेवियर देखता है, तो उसे समझ आता है कि कब रिवॉर्ड नेचुरली स्ट्रेच होगा और कब नहीं। यही वो मैच्योरिटी है जो इस स्ट्रैटेजी को पावरफुल बनाती है। जब रिस्क रिवॉर्ड क्लियर हो जाए, तब ट्रेडर को अपनी ट्रेडिंग साइकोलॉजी भी बदलनी पड़ती है। एक डिसिप्लिन ट्रेडर हमेशा पहले से डिफाइंड रिस्क तो रिवॉर्ड के हिसाब से डिसीजन लेता है। वो बीच में इंपल्सिव एग्जिट नहीं करता, न ग्रीडी एक्सटेंशंस करता है। वो बस स्ट्रैटेजी के फ्लो को फॉलो करता है और जब ऐसा होता है, तब कंसिस्टेंसी अपने आप बिल्ड होती है। अब लॉजिकल प्रोग्रेशन यही कहता है कि एंट्री, स्टॉप लॉस, टारगेट और रिस्क रिवॉर्ड सब समझने के बाद अगला स्टेप है एक्यूरेसी कैसे बढ़ाई जाए। कौन सी कॉन्फर्मेशंस इस सेटअप को और पावरफुल बनाती हैं? कौन सा कॉन्फ्लुएंस इस स्ट्रैटेजी की विन रेट इंप्रूव करता है? आखिर मार्केट सिर्फ डायरेक्शन पर नहीं चलता, वो स्ट्रक्चर, ट्रेंड और लेवल्स को भी डीपली रिस्पेक्ट करता है। इसलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि किस तरह सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जैसे पावरफुल एलिमेंट्स इनसाइड कैंडल सेटअप के साथ मिलकर एक्यूरेसी को कई गुना बढ़ा देते हैं। चैप्टर 7, इनसाइड कैंडल एंड सपोर्ट रेजिस्टेंस, द पावरफुल कॉम्बो। ट्रेडिंग में अगर कोई एक कॉन्सेप्ट है जो हर स्ट्रैटेजी को मल्टीप्लाई कर देता है, वो है सपोर्ट और रेजिस्टेंस। चाहे आप किसी भी सेटअप पर काम कर रहे हो, प्राइस हमेशा इन जोन्स को रिस्पेक्ट करता है। और जब इनसाइड कैंडल ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी सपोर्ट और रेजिस्टेंस जैसे स्ट्रॉन्ग लेवल्स के साथ कंबाइन होती है, तब इसकी पावर कई गुना बढ़ जाती है। ये कॉम्बिनेशन ट्रेडर्स को क्लैरिटी देता है, कॉन्फिडेंस देता है और सबसे जरूरी कॉन्टेक्स्ट देता है, क्योंकि कोई भी ब्रेकआउट तब तक पावरफुल नहीं होता जब तक वो सही जगह पर न बन रहा हो। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस सिर्फ लाइंस नहीं होती, ये मार्केट की मेमोरी होती है। बायर्स और सेलर्स का कलेक्टिव बिहेवियर इन लेवल्स पर इम्प्रिंट हो जाता है। जब प्राइस इन जोन्स के पास आती है, मार्केट हमेशा थोड़ी देर सोचता है, क्या यहां से रिवर्सल होगा या जोन ब्रेक होगा। यही हेजिटेशन कई बार इनसाइड कैंडल में कन्वर्ट हो जाती है। और जब इनसाइड कैंडल ऐसे जोन्स पर बनता है, तो इसका मतलब मार्केट एक क्रिटिकल डिसीजन फेज में है। यही वो मोमेंट है जिसमें ट्रेडर को फोकस करना चाहिए। सपोर्ट के पास बना इनसाइड कैंडल बहुत इंटरेस्टिंग होता है। सपोर्ट वो जगह है जहां बायर्स एक्टिव होते हैं,
क्योंकि उन्हें लगता है कि प्राइस इससे नीचे नहीं गिरना चाहिए। अगर सपोर्ट के ठीक ऊपर इनसाइड कैंडल बन रहा हो, तो इसका मतलब है कि मार्केट बायर्स और सेलर्स के बीच एक छोटी सी लड़ाई चल रही है। सेलर कोशिश कर रहे हैं जोन को ब्रेक करने की, बायर से होल्ड करके बाउंस देना चाहते हैं। ये प्रेशर एक छोटा कैंडल बनाता है और जैसे ही डायरेक्शन क्लियर होती है, ब्रेकआउट बहुत पावरफुल हो जाता है। अगर सपोर्ट होल्ड हो गया और इनसाइड कैंडल की हाई ब्रेक हुई, तो ये एक क्लीन बाउंस एंट्री बन जाती है। अगर सपोर्ट ब्रेक हो गया और लो ब्रेक हुई, तो ये एक स्ट्रॉन्ग डाउनसाइड ब्रेकडाउन बन जाता है। रेजिस्टेंस पर सिनारियो बिल्कुल अपोजिट होता है, लेकिन लॉजिक वही रहता है। रेजिस्टेंस वो जगह है जहां सेलर्स एक्टिव होते हैं। प्राइस जैसे ही इस जोन के पास आती है, सेलिंग प्रेशर बढ़ जाता है। अगर रेजिस्टेंस जोन पर इनसाइड कैंडल बनता है, तो मार्केट क्लियरली शो कर रहा होता है कि बायर्स मोमेंटम खो रहे हैं और सेलर्स वापस पुश करने के लिए रेडी हैं। ऐसे मोमेंट्स में इनसाइड कैंडल की लो ब्रेक होना एक बहुत नेचुरल डाउनसाइड मूव प्रोड्यूस करता है। रेजिस्टेंस के ऊपर इनसाइड कैंडल का ब्रेकआउट भी पावरफुल होता है, क्योंकि ये बताता है कि बायर्स ने सेलर्स की लास्ट वॉल तोड़ दी है। इस तरह के ब्रेकआउट्स कई बार एक्सप्लोसिव मूव्स ट्रिगर करते हैं। इनसाइड कैंडल को सपोर्ट और रेजिस्टेंस के साथ कंबाइन करने का असली एडवांटेज ये है कि ये आपको कॉन्टेक्स्ट बेस्ड कंफर्मेशन देता है। सिर्फ पैटर्न ट्रेड करना रिस्की हो सकता है, लेकिन अगर पैटर्न राइट प्लेस पर बना है, तो उसकी रिलायबिलिटी एक्सपोनेंशियली बढ़ जाती है। यह आपको रैंडम ट्रेड्स लेने से रोकता है और हाई क्वालिटी सेटअप्स फिल्टर करने में मदद करता है। ट्रेडिंग में जीत हमेशा फिल्टरिंग प्रोसेस से आती है, क्वांटिटी से नहीं। अब सपोर्ट और रेजिस्टेंस जोन्स को सिर्फ लाइंस मत समझिए, ये एरियाज होते हैं। प्राइस कभी भी एक एग्जैक्ट लाइन पर रिस्पेक्ट नहीं करता, बल्कि एक स्मॉल जोन के अंदर रिएक्शन देता है। इसलिए एक ट्रेडर को यह सीखना चाहिए कि इनसाइड कैंडल उस जोन के अंदर बन रहा है या बाहर। अगर जोन के अंदर बन रहा है, तो ये हेजिटेशन का साइन है। अगर जोन के बाहर बन रहा है, तो ये प्री ब्रेकआउट बिल्डअप का सिग्नल हो सकता है। ये स्मॉल डिफरेंस बड़े एक्यूरेसी डिफरेंसेस क्रिएट करता है। ट्रेडर्स का एक कॉमन डाउट यह होता है कि क्या हर सपोर्ट या रेजिस्टेंस पर इनसाइड कैंडल रिलायबल होगा? आंसर है नहीं। रिलायबिलिटी इस बात पर डिपेंड करती है कि सपोर्ट या रेजिस्टेंस कितना स्ट्रांग है। स्ट्रांग लेवल्स वो होते हैं जहां प्राइस ने मल्टीपल टाइम्स रिएक्शन दिया हो। जितनी बार प्राइस ने किसी जोन पर रिस्पेक्ट दिखाया है, उतनी ही ज्यादा उस जोन की क्रेडिबिलिटी होती है। इनसाइड कैंडल यदि ऐसे क्रेडिबल जोन्स पर बनता है, तो उसकी ब्रेकआउट डायरेक्शन अक्सर बहुत साफ दिखाई देती है। एक ह्यूमन टेंडेंसी ये भी होती है कि ट्रेडर्स वीक जोन्स को स्ट्रांग समझ बैठते हैं। चार्ट पर हर हाई रेजिस्टेंस नहीं होता और हर लो सपोर्ट नहीं। इसलिए यह समझना जरूरी है कि जो लेवल्स मार्केट ने जेन्युइनली रिस्पेक्ट किए हैं, सिर्फ वही आपके लिए पावरफुल कॉन्फ्लुएंस बनाएंगे। इनसाइड कैंडल खुद में एक स्ट्रांग सिग्नल है, लेकिन जब इसे सही लेवल का सपोर्ट मिलता है, तो ये ए प्लस सेटअप बन जाता है। एंड इन ट्रेडिंग, ए प्लस सेटअप्स ही लॉन्ग टर्म विनर्स प्रोड्यूस करते हैं। इनसाइड कैंडल प्लस सपोर्ट रेजिस्टेंस का एक सटल साइकोलॉजिकल बेनिफिट ये भी है कि ये ट्रेडर को अननेसेसरी ट्रेड से बचा लेता है। कई बार पैटर्न तो बन जाता है, पर लेवल नहीं होता। ऐसे ट्रेड्स ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से लिए जाते हैं और लॉसेस में एंड होते हैं। लेकिन जब आप खुद से पूछते हैं, क्या ये इनसाइड कैंडल किसी मीनिंगफुल जोन पर बना है, तो आपका ब्रेन ऑटोमेटिकली फिल्टरिंग मोड में चला जाता है। इस तरह डिसीजन मेकिंग काम और रैशनल हो जाती है। अब बात करते हैं कि जब इनसाइड कैंडल सपोर्ट या रेजिस्टेंस के पास बन जाए, तो ट्रेडर को प्राइस बिहेवियर कैसे पढ़ना चाहिए। प्राइस अक्सर इन जोन्स पर विक्स बनाता है। विक्स बताती है कि कौन सा साइड थोड़ा या ज्यादा प्रेशर में है। अगर सपोर्ट पर इनसाइड कैंडल की लोअर विक लंबी है, तो बायर जोन को स्ट्रांगली डिफेंड कर रहे हैं। अगर रेजिस्टेंस पर अपर विक लंबी है, तो सेलर्स अग्रेसिव है। ये स्मॉल ऑब्जर्वेशन ब्रेकआउट डायरेक्शन की प्रोबेबिलिटी काफी हद तक रिवील कर देता है। अब जबकि इनसाइड कैंडल और सपोर्ट रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन क्लैरिटी, कंफर्मेशन और कॉन्फिडेंस सभी देता है, लॉजिकल नेक्स्ट स्टेप यही है कि हम देखें कि ट्रेंड के अंदर ये पैटर्न हमें और कौन से एडवांटेजेस देता है। मार्केट सिर्फ हॉरिजॉन्टल लेवल्स पर ही रिएक्शन नहीं देता, बल्कि मूविंग स्ट्रक्चर्स जैसे ट्रेंड्स भी प्राइस को इन्फ्लुएंस करते हैं। इसलिए अब यह समझना जरूरी है कि जब इनसाइड कैंडल मूविंग एवरेजेस जैसे ट्रेंड फिल्टर्स के साथ कंबाइन होता है, तो इसकी एक्यूरेसी क्यों कई गुना बढ़ जाती है। चैप्टर 8, इनसाइड कैंडल एंड मूविंग एवरेजेस, ट्रेंड फिल्टर फॉर एक्यूरेसी। ट्रेडिंग में सबसे बड़ा चैलेंज ये होता है कि ट्रेडर को पता ही नहीं चलता कि मोमेंटली जो मूव दिख रहा है, वो एक्चुअल ट्रेंड का हिस्सा है
या सिर्फ एक टेम्पररी फ्लक्चुएशन है। इसी कंफ्यूजन में कई ट्रेड्स ओवर कॉन्फिडेंस से ले ली जाती है और कई अच्छे ट्रेड्स मिस हो जाते हैं। इनसाइड कैंडल ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी पावरफुल है, लेकिन इसकी एक्यूरेसी तब और बढ़ जाती है जब इसे मूविंग एवरेजेस के साथ कंबाइन किया जाता है। मूविंग एवरेजेस मार्केट का कॉम्पास होती है। ये हमें बताती है कि प्राइस किस ओवरऑल डायरेक्शन में बह रहा है और उसी डायरेक्शन में लिया गया हर ट्रेड नेचुरली ज्यादा स्मूथ और लॉजिकल होता है। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि मूविंग एवरेजेस सिर्फ लाइंस नहीं है, ये प्राइस का एवरेज्ड बिहेवियर है। जब मार्केट ऊपर की डायरेक्शन में होता है, मूविंग एवरेजेस नेचुरली ऊपर टिल्ट होती है। जब मार्केट नीचे की डायरेक्शन में होता है, मूविंग एवरेजेस नीचे फॉल होती है। ये टिल्ट या स्लोप ही ट्रेंड फिल्टर का हार्ट है। और जब इनसाइड कैंडल ऐसे स्लोप के साथ अलाइन होकर ब्रेकआउट देता है, तब एक्यूरेसी ड्रामेटिक तरीके से इंप्रूव हो जाती है। इनसाइड कैंडल जब ट्रेंड के साथ बनता है, तो इसका मतलब होता है कि मार्केट ट्रेंड डायरेक्शन में मूव करने से पहले छोटा सा पॉज ले रहा है। ये पॉज बायर्स और सेलर्स दोनों के बीच टेम्पररी नेगोशिएशन होता है और मूविंग एवरेजेस का स्लोप बताता है कि किस ग्रुप की तरफ मोमेंटम झुक चुका है। यदि स्लोप अप है और इनसाइड कैंडल की हाई ब्रेक होती है, तो बायर्स की स्ट्रेंथ कंफर्म हो जाती है। अगर स्लोप डाउन है और इनसाइड कैंडल की लो ब्रेक होती है, तो सेलर्स की डोमिनेंस साफ दिख जाती है। अब बात करते हैं ह्यूमन एरर्स की, क्योंकि मूविंग एवरेजेस ट्रेंड की पहचान में क्लैरिटी जरूर देती है, लेकिन ट्रेडर्स खुद इस क्लैरिटी को अप्लाई नहीं कर पाते। कई ट्रेडर्स मूविंग एवरेज के पास कैंडल देखकर सोचते हैं कि यहां से रिवर्सल आ सकता है। वे ट्रेंड के खिलाफ ट्रेड्स लेने की गलती करते रहते हैं। लेकिन अगर हम मूविंग एवरेजेस को सिर्फ एक डायरेक्शन इंडिकेटर की तरह यूज करें और उन्हें रिवर्सल सिग्नल समझना बंद कर दें, तो ट्रेडिंग ऑटोमेटिकली स्मूथ हो जाती है। इनसाइड कैंडल इस स्मूथनेस को और भी स्ट्रक्चर्ड बना देता है, क्योंकि ये एंट्री के लिए एक क्लियर ट्रिगर पॉइंट देता है। इनसाइड कैंडल प्लस मूविंग एवरेजेस का सबसे पावरफुल हिस्सा यह है कि ये हमें बताता है कि कौन से ब्रेकआउट्स जेन्युइन हैं और कौन से ट्रैप्स। ट्रेंड के खिलाफ होने वाले ब्रेकआउट्स बहुत कम टिकते हैं। मार्केट हर बार मीन की तरफ पुल बैक करता है और मूविंग एवरेजेस मीन की सबसे प्रैक्टिकल रिप्रेजेंटेशन होती है। इसलिए अगर इनसाइड कैंडल ब्रेकआउट मूविंग एवरेज की अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है, तो उसके फेल होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है। लेकिन उसी इनसाइड कैंडल का ब्रेकआउट अगर मूविंग एवरेज के साथ अलाइन हो, तो फेल होने की प्रोबेबिलिटी काफी कम हो जाती है। अब यह समझना भी जरूरी है कि कौन सी मूविंग एवरेज परफेक्ट है। ट्रेडर्स 20 ईएमए, 50 ईएमए, 200 ईएमए, कई ऑप्शंस देखते रहते हैं। सच ये है कि कोई एक परफेक्ट मूविंग एवरेज नहीं है, लेकिन शॉर्ट टर्म ट्रेंड कैप्चर करने के लिए 20 या 21 ईएमए सबसे स्मूथ रिजल्ट्स देते हैं। मिड टर्म बिहेवियर समझने के लिए 50 ईएमए काफी प्रैक्टिकल है। इंपॉर्टेंट ये नहीं कि कौन सी मूविंग एवरेज यूज की जा रही है, बल्कि ये कि मूविंग एवरेज का स्लोप एंड प्राइस रिलेशन देखना चाहिए। प्राइस अगर मूविंग एवरेजेस के ऊपर सस्टेन कर रहा है, तो बायर्स क्लियरली कंट्रोल में है। प्राइस अगर नीचे सस्टेन कर रहा है, तो सेलर्स डोमिनेंट है। इनसाइड कैंडल इसी डोमिनेंस की डायरेक्शन में ब्रेकआउट देता है, तो एक्यूरेसी नेचुरली हाईएस्ट होती है। अब बात करते हैं इनसाइड कैंडल की प्लेसमेंट की। अगर इनसाइड कैंडल मूविंग एवरेज के पास बनता है, तो ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन होता है कि मार्केट सपोर्ट या रेजिस्टेंस से फोर्स लेकर ट्रेंड कंटिन्यू करना चाहता है। मूविंग एवरेज एक डायनामिक सपोर्ट रेजिस्टेंस की तरह बिहेव करती है और प्राइस जब इस जोन में पहुंच लेता है, तो इनसाइड कैंडल ब्रेकआउट बहुत मीनिंगफुल होता है। ये पॉज एक कंसोलिडेशन है, एक रिचार्ज मोमेंट है, और जैसे ही बाउंड्रीज ब्रेक होती हैं, ट्रेंड फिर एक्टिवेट हो जाता है। इनसाइड कैंडल ब्रेकआउट को मूविंग एवरेज के साथ ऑप्टिमाइज करने का एक सटल लेकिन पावरफुल तरीका है टनल बिहेवियर देखना। जब प्राइस मूविंग एवरेज के पास आते हुए छोटा कंसोलिडेशन बनाता है और फिर उसी डायरेक्शन में ब्रेक करता है, तो ये एक लो रिस्क हाई कॉन्फिडेंस ट्रेड बन जाता है। ये टनल सिर्फ विजुअल क्लैरिटी नहीं देता, बल्कि इमोशनली भी ट्रेडर को कंफर्ट देता है कि वो ट्रेंड के साथ है, अगेंस्ट नहीं। अब एक प्रैक्टिकली इंपॉर्टेंट बात, मूविंग एवरेजेस परफेक्ट सिग्नल्स नहीं देते। ये रिएक्टिव इंडिकेटर्स है। प्राइस एक्शन उनसे पहले मूव करता है। इसलिए इनसाइड कैंडल को ट्रिगर के रूप में और मूविंग एवरेज को फिल्टर के रूप में यूज करना सबसे आइडियल मिक्स है। इंडिकेटर कंफर्मेशन आपको स्लो डाउन कर देती है, लेकिन इनसाइड कैंडल आपको प्रिसाइज एंट्री देता है। ये कॉम्बिनेशन स्पीड एंड स्टेबिलिटी दोनों बैलेंस करता है। अब एक इमोशनल एंगल समझिए। जब ट्रेडर ट्रेंड के खिलाफ ट्रेड लेता है, तो मन हमेशा डर में रहता है।
उसे लगता है कि रिवर्सल आ सकता है, मूविंग एवरेज हिट हो सकती है, स्टॉप लॉस हिट हो सकता है। लेकिन ट्रेंड के साथ ट्रेड लिया जाए तो ये एंग्जाइटी काफी कम हो जाती है। इनसाइड कैंडल एंड मूविंग एवरेजेस का कॉम्बिनेशन ट्रेडर को वही साइकोलॉजिकल कंफर्ट देता है कि वो मार्केट की नेचुरल एनर्जी के साथ ट्रेड कर रहा है, उसके अगेंस्ट नहीं। ये कंफर्ट डायरेक्टली एक्यूरेसी इंप्रूव करती है, क्योंकि काम माइंड ही लॉजिकल डिसीजंस लेता है। जब हम ट्रेंड फिल्टर यूज करते हैं तो लूजिंग ट्रेड्स भी इजी फील होती है, क्योंकि हमें पता होता है कि हमने एक हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप लिया था। साइकोलॉजिकल रिग्रेट कम हो जाता है, क्योंकि डिसीजन रैंडम नहीं था। ये थॉट प्रोसेस ही लॉन्ग टर्म कंसिस्टेंसी बनाती है, और वही कंसिस्टेंसी हर ट्रेडर का फाइनल गोल होती है। अब जब सपोर्ट रेजिस्टेंस और मूविंग एवरेजेस दोनों के साथ इनसाइड कैंडल की एक्यूरेसी कई गुना बढ़ चुकी है, लॉजिकल अगला स्टेप ये समझना है कि प्राइस रिवर्सल जोन्स पर डायनामिक रिएक्शंस कैसे बिहेव करते हैं, और ब्रेकआउट से पहले फिबोनाकी लेवल्स कैसे इंटरनल स्ट्रेंथ दिखाते हैं। मार्केट सिर्फ हॉरिजॉन्टल और ट्रेंडिंग स्ट्रक्चर्स को रिस्पेक्ट नहीं करता, ये रेशो बेस्ड लेवल्स को भी डीपली फॉलो करता है। और इसी वजह से फिबोनाकी के साथ इनसाइड कैंडल का कॉम्बिनेशन एक और पावरफुल कॉन्फ्लुएंस बन जाता है, जिसे समझकर एक्यूरेसी और भी रिफाइन हो जाती है। चैप्टर 9, इनसाइड कैंडल एंड फिबोनाकी लेवल्स, प्रिसिशन एंट्री जोन्स। ट्रेडिंग में फिबोनाकी लेवल्स वो टूल है जिसे हर ट्रेडर ने जरूर सुना है, लेकिन बहुत कम लोग इसे वास्तव में सही तरीके से यूज करते हैं। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब इनसाइड कैंडल ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी को फिबोनाकी के साथ कंबाइन किया जाता है, तब एंट्रीज सिर्फ एक्यूरेट नहीं होती, बल्कि लेजर फोकस हो जाती है। कई ट्रेडर्स फिबोनाकी को सिर्फ रिट्रेसमेंट फाइंड करने के लिए यूज करते हैं, लेकिन इनसाइड कैंडल्स के साथ ये एक प्रिसिशन एंट्री वेपन बन जाता है, क्योंकि ये मार्केट की इंटरनल एनर्जी को मेजर करता है और बताता है कि प्राइस किस जोन में सबसे मीनिंगफुल रिएक्शन दे सकता है। सबसे पहले ये समझते हैं कि इनसाइड कैंडल ब्रेकआउट और फिबोनाकी एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कैसे करते हैं। इनसाइड कैंडल आपको प्राइस की कंप्रेशन दिखाता है, मार्केट एक छोटा पॉज ले रहा है और डायरेक्शन डिसाइड करने वाला है। वहीं फिबोनाकी आपको वो जोन बताता है जहां मार्केट नेचुरली पुल बैक करके रिएक्शन देता है। जब ये दोनों सिग्नल्स एक ही जगह अलाइन हो जाएं, तो इसका मतलब है कि प्राइस बिल्कुल उसी जोन में दबाव और बिल्डअप क्रिएट कर रहा है जहां स्ट्रॉन्ग बायर्स या सेलर्स एक्टिव होने वाले हैं। और यही वो मोमेंट है जहां से सबसे क्लीन ब्रेकआउट्स आते हैं। फिबोनाकी रिट्रेसमेंट के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट लेवल्स होते हैं 38.2%, 50% और 61.8%। मार्केट अक्सर इन जोन्स पर रिस्पेक्ट दिखाता है, क्योंकि ये वही जगह है जहां ट्रेडर्स पोजीशनिंग बदलते हैं। खासकर 61.8% लेवल, जिसे कई लोग गोल्डन जोन कहते हैं। ये जोन मार्केट की साइकोलॉजी का एक डीप रिफ्लेक्शन होता है। जब प्राइस इन लेवल्स पर पहुंचकर इनसाइड कैंडल बनाता है, तो इसका मतलब होता है कि बायर्स और सेलर्स दोनों जोन को स्ट्रांगली टेस्ट कर रहे हैं और अगले स्ट्रॉन्ग पुश से पहले एनर्जी कॉम्प्रेस कर रहे हैं। अब ह्यूमन पर्सपेक्टिव से देखें तो ट्रेडर की सबसे कॉमन मिस्टेक ये होती है कि वो हर फिबोनाकी लेवल पर रिएक्शन एक्सपेक्ट करता है। लेकिन रियलिटी ये है कि फिबोनाकी अकेले हमेशा रिलायबल नहीं होता। अगर प्राइस सिर्फ फिबोनाकी लेवल पर रुका है, तो ये पॉज सिर्फ नॉर्मल फ्लक्चुएशन भी हो सकता है। लेकिन जब उसी फिबोनाकी लेवल पर इनसाइड कैंडल बन जाए, तब पॉज का मीनिंग पूरी तरह बदल जाता है। इनसाइड कैंडल ये बताता है कि मार्केट सिर्फ रुक नहीं रहा, मार्केट सोच रहा है। ये हेजिटेशन, ये कंप्रेशन ही ब्रेकआउट का असली सेटअप होता है। अब बात करते हैं कि इनसाइड कैंडल और फिबोनाकी लेवल्स को प्रैक्टिकली कैसे कंबाइन किया जाए। सबसे पहला रूल, ट्रेंड डायरेक्शन हमेशा प्राइमरी है। फिबोनाकी रिट्रेसमेंट हमेशा ट्रेंड के भीतर अप्लाई होना चाहिए। अगर अप ट्रेंड है, तो हाई से लो पर फिबोनाकी लगाए जाते हैं ताकि पुल बैक लेवल्स समझ आए। अगर डाउन ट्रेंड है, तो लो से हाई पर फिबोनाकी लगाए जाते हैं। इनसाइड कैंडल की प्लेसमेंट फिर आपको बताती है कि पुल बैक कहां सेटल हो रहा है और बायर्स या सेलर्स कहां से वापस मोमेंटम लेने वाले हैं। एग्जाम्पल के तौर पर इमेजिन कीजिए कि प्राइस अपट्रेंड में है और एक स्ट्रॉन्ग मूव के बाद पुल बैक शुरू हुआ है। पुल बैक 50% से 61% जोन में आकर रुकता है और वहां एक छोटा इनसाइड कैंडल बन जाता है। ये छोटा कैंडल एक बहुत बड़ा सिग्नल है। बायर्स इस जोन को डिफेंड कर रहे हैं और सेलर्स का मोमेंटम वीकन हो रहा है। अब जैसे ही इनसाइड कैंडल की हाई ब्रेक होती है, ब्रेकआउट सिर्फ ब्रेकआउट नहीं होता, वो फिबोनाकी ब्रेकआउट बन जाता है। इसकी स्ट्रेंथ नेचुरली ज्यादा होती है।
क्योंकि मार्केट आइडियल रिट्रेसमेंट पॉइंट से रिवर्स हो रहा है। डाउन ट्रेंड में लॉजिक सेम रहता है, बस डायरेक्शन अपोजिट होती है। अगर प्राइस 38.2% या 50% रिट्रेसमेंट जोन पर आकर इनसाइड कैंडल क्रिएट करता है, तो ये बताता है कि सेलर्स अपनी पोजीशन रीगेन कर रहे हैं। ऐसे मोमेंट्स पर इनसाइड कैंडल का लो ब्रेक एक पावरफुल डाउनसाइड कंटिन्यूएशन देता है। अब बात करते हैं एक सटल लेकिन इंपॉर्टेंट फैक्टर की, फिबोनाची एक्सटेंशंस। रिट्रेसमेंट लेवल्स तो दिखाते हैं कि पुल बैक कहां एंड हो सकता है, लेकिन एक्सटेंशंस दिखाते हैं कि ब्रेकआउट कितनी दूर जा सकता है। जब इनसाइड कैंडल रिट्रेसमेंट जोन पर बना हो और ब्रेकआउट डायरेक्शन में मोमेंटम स्ट्रांग हो, तो फिबोनाची एक्सटेंशंस 1.27, 1.61 और उससे आगे के लेवल्स टारगेट सेटिंग में क्लैरिटी देते हैं। ये कॉम्बिनेशन आपको सिर्फ एंट्री ही नहीं, बल्कि रियलिस्टिक एंड हाई रिवॉर्ड टारगेट्स भी देता है। स्ट्रैटेजी सिर्फ एंट्री पर नहीं, फुल स्ट्रक्चर पर काम करती है। ट्रेडर्स की एक कॉमन मिस्टेक ये भी है कि वे हर इनसाइड कैंडल को फिबोनाची के साथ फोर्सफुली मैच करने की कोशिश करते हैं। ये गलत अप्रोच है। कॉन्फ्लुएंस तभी पावरफुल होता है जब नेचुरली हो, जब प्राइस नेचुरली फिबोनाची जोन पर आकर कंप्रेशन दिखाए। अगर आप चार्ट पर पैटर्न्स ढूंढने की बजाय सिग्नल्स ऑब्जर्व करेंगे, तो आपकी क्लैरिटी तेज हो जाएगी। प्राइस एक्शन को पढ़ना ज्यादा महत्वपूर्ण है बजाय इसे मैनिपुलेट करने के। एक इंटरेस्टिंग साइकोलॉजिकल इफेक्ट ये भी होता है कि जब ट्रेडर जानता है कि एंट्री जोन फिबोनाची रिट्रेसमेंट और इनसाइड कैंडल कॉन्फ्लुएंस पर है, तो उसका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। वो इंपल्सिव डिसीजंस नहीं लेता, क्योंकि उसे भरोसा होता है कि मार्केट एक आइडियल पॉइंट पर पहुंच कर रहा है। ये कॉन्फिडेंस ही स्टॉप लॉस डिसिप्लिन और टारगेट डिसिप्लिन को स्ट्रीमलाइन करता है। एक क्लियर डिसीजन मेकर ट्रेडर हमेशा बेटर रिजल्ट्स प्रोड्यूस करता है। अब एक प्रैक्टिकल नोट, फिबोनाची लेवल्स परफेक्ट नहीं होते। मार्केट कभी एग्जैक्ट 50% पर नहीं रुकता, कभी थोड़ा आगे या पीछे। इसलिए फिबोनाची को जोन्स की तरह ट्रीट करना चाहिए, फिक्स्ड लाइंस की तरह नहीं। इनसाइड कैंडल की ब्यूटी ये है कि ये आपको एग्जैक्ट मोमेंट बता देता है कि जोन के अंदर कौन सा पॉइंट एक्चुअल रिएक्शन पॉइंट है। ये पिन पॉइंटिंग कैपेबिलिटी ही इस कॉम्बो को मार्केट के सबसे लॉजिकल एंट्रीज में से एक बनाती है। जब इनसाइड कैंडल मूविंग एवरेजेस और सपोर्ट रेजिस्टेंस जैसे सिग्नल्स खुद को अलाइन कर लेते हैं, तो फिबोनाची उस स्ट्रक्चर में फाइनल प्रिसिशन जोड़ता है। ये ट्रिपल कॉन्फ्लुएंस किसी भी ट्रेडर को क्लैरिटी और एक्यूरेसी दोनों देता है। ये नेचुरल फ्लो ऑफ डिसीजन मेकिंग बनाता है। ट्रेंड देखकर डायरेक्शन क्लियर होती है, फिबोनाची देखकर जोन क्लियर होता है, इनसाइड कैंडल देखकर एंट्री क्लियर हो जाती है। अब जब कॉन्फ्लुएंस की अंडरस्टैंडिंग इतनी रिफाइन हो चुकी है, अगला स्टेप है कंफर्मेशन। मार्केट सिर्फ लेवल्स और पैटर्न से नहीं चलता, मार्केट की पल्स वॉल्यूम में दिखाई देती है। प्राइस ब्रेकआउट तभी मीनिंगफुल होता है जब उसके पीछे एक्चुअल स्ट्रेंथ हो। इसलिए आगे बढ़ते हैं उस सबसे क्रिटिकल फिल्टर की ओर, जो हर इनसाइड कैंडल ब्रेकआउट को वैलिडेट करता है और हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड्स को बाकी ट्रेड से अलग कर देता है। वॉल्यूम की रोल और उसकी कंफर्मेशन पावर, जिसे समझकर स्ट्रैटेजी की एक्यूरेसी कई गुना बढ़ जाती है। चैप्टर 10, वॉल्यूम कंफर्मेशन, आइडेंटिफाइंग हाई प्रोबेबिलिटी ब्रेकआउट्स। ट्रेडिंग का सबसे अंडररेटेड लेकिन सबसे पावरफुल एस्पेक्ट होता है वॉल्यूम। प्राइस हमें डायरेक्शन दिखाता है, लेकिन वॉल्यूम हमें स्ट्रेंथ दिखाता है। और जब बात इनसाइड कैंडल ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी की आती है, तो वॉल्यूम कंफर्मेशन इस सेटअप की बैकबोन बन जाती है। कई ट्रेडर्स सिर्फ चार्ट पर कैंडल देखकर ट्रेड ले लेते हैं, लेकिन बिना ये समझे कि ब्रेकआउट के पीछे एक्चुअल पार्टिसिपेशन है या नहीं। मार्केट केवल लाइंस और पैटर्न से नहीं चलता, मार्केट पीपल से चलता है। और वॉल्यूम ही बताता है कि लोग उस मूव के पीछे सच में एक्टिव है या नहीं। इनसाइड कैंडल ब्रेकआउट तब तक सिर्फ एक विजुअल पैटर्न है जब तक उसे वॉल्यूम सपोर्ट न मिले। वॉल्यूम सपोर्ट मिलते ही यह पैटर्न एक हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप में बदल जाता है। यह डिफरेंस बहुत सटल है, लेकिन ट्रेडिंग रिजल्ट्स पर इसका इंपैक्ट मैसिव होता है। एक कैंडल जो सिर्फ ब्रेक करता है, वो अक्सर फेक ब्रेकआउट बन सकता है, लेकिन वही कैंडल अगर स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम के साथ ब्रेक करे, तो वो मार्केट का जेन्युइन इंटेंट दिखाता है। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि इनसाइड कैंडल का ब्रेकआउट एक कंप्रेस्ड एनर्जी रिलीज है। मार्केट एक छोटे कैंडल के अंदर पॉज ले रहा होता है, और इस पॉज में बायर्स और सेलर्स दोनों अपनी स्ट्रेंथ इवैल्यूएट कर रहे होते हैं। जैसे ही ब्रेकआउट आता है, दोनों साइड्स में से एक साइड एग्रेसिव हो जाती है। वॉल्यूम यही एग्रेशन मेजर करता है। अगर ब्रेकआउट कैंडल पर वॉल्यूम एवरेज से हायर है, तो इसका मतलब है कि जो साइड ब्रेकआउट डायरेक्शन में है,
वो डिसाइसिवली जीत गई है। यही डिसाइसिव विक्ट्री हाई प्रोबेबिलिटी ब्रेकआउट का असली इंडिकेशन है। अब ह्यूमन साइड देखें तो सबसे कॉमन मिस्टेक ये होती है कि ट्रेडर्स ब्रेकआउट होते ही एक्साइटेड होकर ट्रेड ले लेते हैं। कैंडल ब्रेक होते हुए उन्हें लगता है कि ये मूवमेंट बहुत स्ट्रांग है और कहीं ट्रेड मिस ना हो जाए। इस फेयर की वजह से वे कन्फर्मेशन की इंपॉर्टेंस भूल जाते हैं। लेकिन मार्केट में अर्ली जंपिंग का रिजल्ट अक्सर फेक ब्रेकआउट में फंसना होता है। वॉल्यूम आपका पर्सनल शील्ड है। ये आपको बताता है कि ब्रेकआउट जेन्युइन है या ट्रैप। वॉल्यूम को एनालाइज करने के कई तरीके हैं, लेकिन सबसे प्रैक्टिकल तरीका है एवरेज वॉल्यूम कंपैरिजन। अगर ब्रेकआउट कैंडल पर वॉल्यूम पिछले कुछ कैंडल्स की एवरेज वॉल्यूम से नोटिसेबली ज्यादा है, तो ये एक क्लियर ग्रीन सिग्नल है। ये ज्यादा वॉल्यूम बताता है कि ब्रेकआउट सिर्फ एक विक या स्मॉल स्पाइक नहीं, बल्कि मेजॉरिटी पार्टिसिपेशन के साथ आया है। और जब मेजॉरिटी किसी डायरेक्शन में कमिट हो जाती है, तो प्राइस नेचुरली उसी डायरेक्शन में आगे ट्रैवल करता है। इनसाइड कैंडल ब्रेकआउट्स में एक इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन ये है कि वॉल्यूम का स्पाइक हमेशा कैंडल क्लोज के आसपास आता है। ब्रेकआउट के शुरुआती मोमेंट्स में वॉल्यूम कम होता है, लेकिन जैसे जैसे कैंडल ब्रेक करता है और बाउंड्रीज के बाहर सस्टेन करता है, बड़े प्लेयर्स एक्टिव हो जाते हैं। ये लेट वॉल्यूम सर्ज ब्रेकआउट को कंफर्म करता है। इसलिए ट्रेडर को सिर्फ अर्ली मूवमेंट देखकर तुरंत जंप नहीं करना चाहिए। उसे कैंडल बिहेवियर और वॉल्यूम दोनों को साथ में ऑब्जर्व करना चाहिए। अब बात करते हैं लो वॉल्यूम ब्रेकआउट्स की। अगर इनसाइड कैंडल का ब्रेकआउट लो वॉल्यूम के साथ आता है, तो ये अक्सर वीक मूव होता है। ऐसे ब्रेकआउट्स या तो स्टक हो जाते हैं या फिर क्विकली रिवर्स होकर लॉस जनरेट करते हैं। लो वॉल्यूम ब्रेकआउट की साइकोलॉजी ये होती है कि मार्केट में उस मोमेंट पर लोगों की एक्टिव पार्टिसिपेशन कम है। ये डायरेक्शनल कंसेंसस का अभाव दिखाता है। ऐसे सिनारियोज में इनसाइड कैंडल का हाई या लो ब्रेक हो भी जाए, तो भी ट्रेड में कन्विक्शन नहीं होता। इसलिए एक डिसिप्लिन ट्रेडर लो वॉल्यूम ब्रेकआउट्स को ऑटोमेटिक फिल्टर आउट कर देता है। अब एक प्रैक्टिकल एग्जांपल समझते हैं। वॉल्यूम हर टाइम फ्रेम पर अलग बिहेवियर दिखाता है। लोअर टाइम फ्रेम्स पर वॉल्यूम नेचुरली ज्यादा नॉजी होता है, लेकिन इनसाइड कैंडल स्ट्रैटेजी वहां भी काम करती है। बस कंफर्मेशन क्राइटेरिया थोड़ा स्ट्रिक्ट होना चाहिए। हायर टाइम फ्रेम्स पर वॉल्यूम स्मूदर होता है और ब्रेकआउट्स ज्यादा रिलायबल होते हैं। इसलिए अगर कोई ट्रेडर स्विंग या पोजिशनल स्टाइल पसंद करता है, तो हाई वॉल्यूम कंफर्मेशन और भी मीनिंगफुल हो जाता है। इनसाइड कैंडल ब्रेकआउट और वॉल्यूम का एक बहुत पावरफुल एडवांटेज ये है कि ये आपको ओवर ट्रेडिंग से बचाता है। जब आप जानते हैं कि केवल वॉल्यूम सपोर्टेड ब्रेकआउट्स ही वैलिड है, तो ऑटोमेटिक फिल्टर बन जाता है। चार्ट पर शायद 10 इनसाइड कैंडल्स दिखें, लेकिन सिर्फ 2 या 3 जेन्युइन होते हैं, जिनके पीछे वॉल्यूम और कॉन्टेक्स्ट दोनों अलाइन होते हैं। इस तरह आप अनवांटेड ट्रेड से बच जाते हैं और सिर्फ हाई क्वालिटी सिग्नल्स ही ट्रेड करते हैं। अब वॉल्यूम का एक साइकोलॉजिकल बेनिफिट भी है। जब ट्रेडर वॉल्यूम देखकर ट्रेड लेता है, तो अंदर कहीं एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है कि ये मूव रियल है। ये सिर्फ कोई रैंडम स्पाइक नहीं है। ये कॉन्फिडेंस स्टॉप लॉस को होल्ड करने में मदद करता है। इमोशनल ट्रेडर्स अक्सर स्टॉप लॉस जल्दी हिट करवा लेते हैं, क्योंकि उन्हें कॉन्फिडेंस नहीं होता कि ब्रेकआउट टिकेगा। लेकिन वॉल्यूम बैक ट्रेड्स नेचुरली ऐसे हेजिटेशन को कम कर देते हैं। एक और इंपॉर्टेंट बात, वॉल्यूम डाइवर्जेंस भी एक पावरफुल क्लू है। अगर प्राइस ब्रेकआउट कर रहा है लेकिन वॉल्यूम बढ़ नहीं रहा, तो ये वार्निंग साइन है कि ब्रेकआउट शायद टिकेगा नहीं। ये प्राइस और पार्टिसिपेशन के बीच मिसमैच दिखाता है। लेकिन अगर वॉल्यूम अपट्रेंड में बढ़ रहा है और प्राइस भी उसी डायरेक्शन में ब्रेक कर रहा है, तो ये स्ट्रॉन्ग अलाइनमेंट हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप बन जाता है। वॉल्यूम कंफर्मेशन का सबसे बड़ा रोल क्लैरिटी है। ये आपको डायरेक्शन, स्ट्रेंथ और कन्विक्शन तीनों देता है। ट्रेडिंग में क्लैरिटी हमेशा प्रॉफिट से ज्यादा वैल्यूबल होती है, क्योंकि क्लियर ट्रेड्स ही कंसिस्टेंट रिजल्ट्स प्रोड्यूस करते हैं। इनसाइड कैंडल ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी में क्लैरिटी का ये हिस्सा वॉल्यूम ही हैंडल करता है। अब जब हमने प्राइस एक्शन, कॉन्टेक्स्ट, कॉन्फ्लुएंस और वॉल्यूम सभी समझ लिए हैं, लॉजिकल अगला हिस्सा ये है कि ब्रेकआउट को सिर्फ प्रॉपर डायरेक्शन ही नहीं चाहिए, ब्रेकआउट को प्रॉपर फ्रेमवर्क भी चाहिए। मार्केट सिर्फ एक टाइम फ्रेम में मूवमेंट दिखाकर डिसीजन नहीं करता। ट्रू स्ट्रेंथ तब दिखती है जब मल्टीपल टाइम फ्रेम्स एक ही डायरेक्शन की कहानी बताने लगते हैं। इसलिए अब आगे बढ़ते हैं और एक्सप्लोर करते हैं मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस की ताकत और समझते हैं कि इनसाइड कैंडल स्ट्रैटेजी अलग अलग टाइम फ्रेम्स पर कैसे बिहेव करती है और क्यों टॉप डाउन अप्रोच एक्यूरेसी को कई गुना बढ़ा देता है। दोस्तों, जैसा कि हमने पहले भी हिंट दिया था, इस पूरी सीरीज के बीच में एक सरप्राइज एलिमेंट छुपा हुआ है। और अब
सब स्ट्रैटेजीज को चैप्टर 10 तक डिटेल में समझने के बाद ये सही समय है इसे रिवील करने का। हमने आपके लिए एक एक्सक्लूसिव इनसाइड कैंडल स्कैनर तैयार किया है जो आपकी स्क्रीनिंग प्रोसेस को तेज, स्मार्ट और हाईली फोकस बना देगा। ये स्क्रीनर स्पेशली उन ट्रेडर्स के लिए बनाया गया है जो इस स्ट्रैटेजी को रियल ट्रेड्स में अप्लाई करना चाहते हैं। अगर आप इस इनसाइड कैंडल स्कैनर को पाना चाहते हैं तो नीचे कमेंट में लिखिए लेवल अप हैबिट्स। यस, बस इतना ही। आपका कमेंट ही आपका एक्सेस की बनेगा। इस तरह हम ये भी जान पाएंगे कि कौन ऑडियंस और ट्रेडर्स जेन्युइनली सीख रहे हैं, पूरी सीरीज को सीरियसली सुन रही है और ट्रेडिंग को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने के लिए कमिटेड है। सो गो अहेड, कमेंट level up habits and take the first step towards smarter screening. Now, let's move towards next chapter. Chapter 11. The best time frames for inside candle trading. The multi-time frame analysis. ट्रेडिंग में सबसे बड़ी गलती जो बिगिनर्स करते हैं वो है सिर्फ एक सिंगल टाइम फ्रेम पर भरोसा करके डिसीजन लेना। मार्केट कभी भी एक ही लेयर पर ऑपरेट नहीं करता। चाहे कैंडल कोई भी टाइम फ्रेम का हो, उसके पीछे की मूवमेंट बड़े और छोटे टाइम फ्रेम्स के कॉम्बिनेशन से बनती है। इसी वजह से मल्टी टाइम फ्रेम अप्रोच इनसाइड कैंडल ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी को एक कंप्लीटली डिफरेंट पावर दे देता है। ये स्ट्रैटेजी तभी अपनी फुल स्ट्रेंथ दिखाती है जब ट्रेडर ऊपर से नीचे तक मार्केट को पढ़ना सीखता है। इसको ही कहते हैं टॉप डाउन अप्रोच। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि हायर टाइम फ्रेम्स मार्केट की असली कहानी बताते हैं। ये वो स्पेस है जहां बिग प्लेयर्स ऑपरेट करते हैं। इंस्टीट्यूशंस, फंड्स, लार्ज स्केल ट्रेडर्स। उनकी बाइंग और सेलिंग का इन्फ्लुएंस मार्केट की ओवरऑल डायरेक्शन तय करता है। लोअर टाइम फ्रेम्स सिर्फ उस बड़ी स्टोरी का छोटा सा रिफ्लेक्शन होती है। इसलिए अगर आप इनसाइड कैंडल ब्रेकआउट लोअर टाइम फ्रेम पर लेते भी हैं लेकिन हायर टाइम फ्रेम उसका सपोर्ट नहीं दे रहा तो ट्रेड ईदर कमजोर होगा या फिर जल्दी उल्टा चलेगा। टॉप डाउन अप्रोच सिंपल लगता है बट सरप्राइजिंगली लोग इसे फॉलो नहीं करते। इसकी शुरुआत हायर टाइम फ्रेम से होती है, जैसे डेली या 4 आवर चार्ट। यहां आप देखते हैं कि मार्केट ब्रॉड डायरेक्शन में कहा जा रहा है, कौन सा ट्रेंड डोमिनेंट है, कौन से सपोर्ट रेजिस्टेंस जोन्स एक्टिव है और कौन सी स्विंग्स अभी मीनिंगफुल दिख रही है। ये ओवरव्यू आपको बताता है कि मार्केट का लार्जर मोमेंटम किस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है। अब इमेजिन कीजिए कि डेली चार्ट में ट्रेंड क्लियरली बुलिश है, प्राइस हायर हाइज और हायर लोज बना रहा है। ऐसे एनवायरनमेंट में अगर लोअर टाइम फ्रेम्स पर इनसाइड कैंडल बनता है तो उसके अपसाइड ब्रेकआउट की रिलायबिलिटी नेचुरली बढ़ जाती है। रीजन सिंपल है, आप छोटी वेव पर नहीं, बड़ी वेव के साथ राइड कर रहे हैं। इसी तरह अगर डेली चार्ट डाउन ट्रेंड में है तो लोअर टाइम फ्रेम्स के इनसाइड कैंडल ब्रेकडाउन ज्यादा पावरफुल बन जाते हैं। अब एक ह्यूमन एंगल समझते हैं। जब ट्रेडर सिर्फ स्मॉल टाइम फ्रेम्स जैसे 5 मिनट, 15 मिनट पर ट्रेड करता है उसे नॉइज ज्यादा दिखाई देती है। हर छोटी वेक, हर छोटी फ्लक्चुएशन उसे डाउट देती है। लेकिन जैसे ही वो हायर टाइम फ्रेम का स्ट्रक्चर समझना शुरू करता है उसकी एंजाइटी रिड्यूस हो जाती है। उसे रियलाइज होता है कि लोअर टाइम फ्रेम की छोटी मूवमेंट एक्चुअली लार्जर डायरेक्शन की ही माइक्रोस्कोपिक डिटेल है। टॉप डाउन अप्रोच एक तरह से डिसीजन मेकिंग को काम करता है और इनसाइड कैंडल ब्रेकआउट्स नेचुरली क्लियर दिखाई देने लगते हैं। अब बात करते हैं परफेक्ट टाइम फ्रेम्स की। इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए सबसे पॉपुलर कॉम्बिनेशन होता है 1 आवर हायर टाइम फ्रेम चार्ट और 15 मिनट या 5 मिनट एंट्री टाइम फ्रेम। इस कॉम्बिनेशन का फायदा यह है कि 1 आवर चार्ट आपको डे की ट्रेंड डायरेक्शन, मेजर लेवल्स और स्ट्रक्चर क्लैरिटी देता है। फिर जब 15 मिनट चार्ट पर इनसाइड कैंडल बनता है तो आप उसे हायर टाइम फ्रेम सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ट्रेंड और मोमेंटम के कॉन्टेक्स्ट में समझते हैं। ये एंट्री को कई गुना एक्यूरेट बना देता है। स्विंग ट्रेडर्स के लिए परफेक्ट कॉम्बिनेशन होता है डेली हायर टाइम फ्रेम और 4 आवर एंट्री टाइम फ्रेम। डेली चार्ट लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चर देता है जबकि 4 आवर चार्ट फाइन ट्यून्ड एंट्री देता है। डेली चार्ट पर अगर प्राइस किसी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट या रेजिस्टेंस के पास कंप्रेशन दिखा रहा है और 4 आवर चार्ट पर इनसाइड कैंडल बन जाए तो ये स्विंग ट्रेडर्स के लिए सबसे हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप्स में से एक बन जाता है। ऐसे ट्रेड्स रिस्क कम और रिवॉर्ड ज्यादा देते हैं क्योंकि वो लार्ज स्ट्रक्चर और मिड टर्म स्ट्रक्चर दोनों को अलाइन करते हैं। मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस का एक और सटल बेनिफिट यह है कि ये फेक ब्रेकआउट्स को ऑटोमेटिकली फिल्टर आउट कर देता है। एग्जाम्पल के तौर पर इमेजिन करें कि 15 मिनट चार्ट पर एक इनसाइड कैंडल ने हाई ब्रेक कर दिया। आप एक्साइटेड हो जाते हैं और ट्रेड ले लेते हैं।
बट अगर आप 1 आवर चार्ट को देखते तो क्लियरली दिखता कि प्राइस एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के ठीक नीचे है। इस हायर टाइम फ्रेम रेजिस्टेंस की वजह से 15 मिनट ब्रेकआउट फेल हो सकता है। हायर टाइम फ्रेम आपको वही ट्रैप्स दिखा देता है जो लोअर टाइम फ्रेम्स में हिडन रहते हैं। अब बात आती है कि मल्टी टाइम फ्रेम अप्रोच इनसाइड कैंडल स्ट्रैटेजी की साइकोलॉजी को कैसे स्ट्रेंथन करता है। इनसाइड कैंडल ब्रेकआउट का मतलब है कंप्रेस्ड एनर्जी रिलीज। अगर हायर टाइम फ्रेम भी उसी डायरेक्शन में कोऑपरेट कर रहा है तो ये कंप्रेस्ड एनर्जी मल्टीप्लाई हो जाती है। प्राइस सिर्फ अंदरूनी ब्रेकआउट से नहीं चल रहा होता, उसे ब्रॉडर डायरेक्शन भी पुश कर रही होती है। ये डबल प्रेशर इफेक्ट एंट्री को पावरफुल और फॉलो थ्रू को स्मूदर बनाता है। मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस सिर्फ डायरेक्शन ही नहीं देता, यह आपको टाइम फ्रेम कॉन्फिडेंस भी देता है। इंट्राडे में ट्रेडर अक्सर जल्दी पैनिक हो जाते हैं क्योंकि कैंडल्स तेजी से बनती है, लेकिन जब वो जानता है कि ब्रेकआउट हायर टाइम फ्रेम स्ट्रक्चर के साथ अलाइंड है तो वो स्टॉप लॉस के हिट होने या टेम्पररी पुलबैक के दौरान भी काम रहता है। ये इमोशनल स्टेबिलिटी ट्रेडिंग का सबसे बड़ा हिडन स्किल है। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी समझे कि हर स्ट्रैटेजी सिर्फ एक स्पेसिफिक टाइम फ्रेम के लिए नहीं बनी होती। इनसाइड कैंडल एक यूनिवर्सल पैटर्न है, ये हर टाइम फ्रेम पर बनता है, लेकिन उसका मीनिंग टाइम फ्रेम के हिसाब से चेंज होता रहता है। 4 आवर इनसाइड कैंडल एक बड़ा कंसोलिडेशन दिखा सकता है, जबकि 5 मिनट इनसाइड कैंडल सिर्फ छोटा सा हेजिटेशन। इसलिए पैटर्न को ब्लाइंडली फॉलो करना गलत है। पैटर्न की मीनिंग कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से समझना जरूरी है। टाइम फ्रेम सिलेक्शन हमेशा आपके ट्रेडिंग स्टाइल के हिसाब से होना चाहिए। अगर आप स्कैल्पर हैं तो 1 आवर से 5 मिनट कॉम्बिनेशन आइडियल है। अगर आप इंट्राडे स्विंग स्टाइल पसंद करते हैं तो 1 आवर से 15 मिनट बेस्ट है। अगर आप स्विंग ट्रेडर हैं तो डेली से 4 आवर अनमैच्ड है। और अगर आप पोजिशनल ट्रेडर हैं तो वीकली से डेली सबसे क्लियर रिजल्ट्स देता है। इनसाइड कैंडल किसी भी टाइम फ्रेम पर काम करेगा, बस वो हायर टाइम फ्रेम के स्ट्रक्चर से कॉन्फ्लिक्ट में नहीं होना चाहिए। अब जब हमने मल्टी टाइम फ्रेम क्लैरिटी, डायरेक्शन, स्ट्रक्चर और कॉन्टेक्स्ट को अंडरस्टैंड कर लिया है, अगला लॉजिकल सवाल यही है कि भले ही ब्रेकआउट सही डायरेक्शन में हो, लेकिन क्या हर ब्रेकआउट रिलायबल होता है? मार्केट ट्रैप्स बनाता है, फॉल्स ब्रेक्स आते हैं, लिक्विडिटी हंट्स कॉमन है। इसलिए अब यह सीखना जरूरी है कि कौन से सिग्नल्स बताते हैं कि ब्रेकआउट भरोसे लायक नहीं है, कौन सी छोटी सिग्नल्स वार्न करती है कि मार्केट ट्रैप सेट कर रहा है, और कैसे एक ट्रेडर हर बार क्लीन ब्रेकआउट्स को नॉजी फेक मूव से अलग कर सकता है। यही अंडरस्टैंडिंग इस स्ट्रैटेजी को कंप्लीट बनाती है और आगे हम इसी क्रिटिकल फिल्टर को डीपली एक्सप्लोर करेंगे। चैप्टर 12, अवॉइडिंग फॉल्स ब्रेकआउट्स, द प्रो चेकलिस्ट। ट्रेडिंग में सबसे पेनफुल अनुभव तब होता है जब ब्रेकआउट आपकी आंखों के सामने होता है। कैंडल बाउंड्रीज ब्रेक करता है, मूवमेंट स्ट्रॉन्ग दिखती है, और जैसे ही आप एंट्री लेते हैं प्राइस उल्टा घूमकर स्टॉप लॉस हिट कर देता है। यही होता है फॉल्स ब्रेकआउट, और ये हर ट्रेडर की इमोशनल स्टेबिलिटी का सबसे बड़ा एनिमी है। इनसाइड कैंडल स्ट्रैटेजी पावरफुल जरूर है, लेकिन बिना सही फिल्टर्स के वो फेक मूव्स में फंसा सकती है। इस चैप्टर में हम ह्यूमन तरीके से समझेंगे कि फॉल्स ब्रेकआउट्स कैसे दिखते हैं, क्यों आते हैं, और एक प्रोफेशनल ट्रेडर इन्हें अवॉइड करने के लिए कौन सी क्लैरिटी बेस्ड चेकलिस्ट फॉलो करता है। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि फॉल्स ब्रेकआउट किसी पैटर्न की गलती नहीं है, ये मार्केट स्ट्रक्चर का नॉर्मल बिहेवियर है। मार्केट केवल बायर्स और सेलर से नहीं, बल्कि लिक्विडिटी से चलता है। अनेक बार प्राइस सिर्फ इसलिए बाउंड्री ब्रेक करता है ताकि जोन के बाहर रखे ऑर्डर्स ट्रिगर हो जाए, स्टॉप लॉसेस हिट हो, और फिर प्राइस अपोजिट डायरेक्शन में चला जाए। ये लिक्विडिटी ग्रैब होता है, और बिगिनर्स इसे ब्रेकआउट समझ बैठते हैं। अगर ट्रेडर को ये कॉन्सेप्ट समझ नहीं आता तो वो बार बार वही मिस्टेक रिपीट करता है, और ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी उसे अनरिलायबल लगने लगती है। लेकिन असल प्रॉब्लम पैटर्न में नहीं, फिल्टर्स की कमी में होती है। इनसाइड कैंडल ब्रेकआउट तब फेक होता है जब मूवमेंट सिर्फ विक के रूप में बाहर निकले और कैंडल बॉडी वापस इनसाइड रेंज के अंदर आ जाए। इस तरह का मूव प्रोफेशनल ट्रेडर्स के लिए एक क्लियर वार्निंग है कि मार्केट अभी डिसीजन रेडी नहीं है। बॉडी का कंसोलिडेशन जोन में वापस आना बताता है कि ब्रेकआउट सिर्फ टेम्पररी पुश था, कोई जेन्युइन कन्विक्शन नहीं। इसी वजह से रूल सिंपल है, विक ब्रेकआउट पर कभी ट्रस्ट मत कीजिए, बॉडी ब्रेकआउट ही डिसीजन पॉइंट है। अब बात करते हैं सबसे कॉमन ह्यूमन मिस्टेक की, फियर ऑफ मिसिंग आउट एंट्री। कई ट्रेडर्स ब्रेकआउट होते ही पैनिक में सोचते हैं कि यार यहां एंट्री लेनी चाहिए वरना मूव मिस हो जाएगा। ये फियर बेस्ड डिसीजन फॉल्स ब्रेकआउट का सबसे बड़ा कारण बनता है।
जब कैंडल हाई या लो के थोड़े ऊपर जाती है तो ट्रेडर इम्पल्सिवली बाय या सेल कर लेता है, लेकिन मार्केट विक बनाकर वापस रेंज में आ जाता है। फेक ब्रेकआउट इसी साइकोलॉजी पर चलता है। मार्केट उन ट्रेडर्स को ट्रैप करता है जो पेशेंस नहीं रख पाते। इसलिए प्रोफेशनल ट्रेडर्स सबसे पहले अपनी साइकोलॉजी कंट्रोल करते हैं। ब्रेकआउट से पहले कभी जंप नहीं करते, कंफर्मेशन का इंतजार हमेशा करते हैं। अब बात आती है वॉल्यूम की। लो वॉल्यूम ब्रेकआउट्स फॉल्स होने की हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी रखते हैं। वॉल्यूम मार्केट का ट्रूथ मीटर है। अगर ब्रेकआउट कैंडल पर वॉल्यूम नॉर्मल या कम है तो वो ब्रेकआउट केवल सरफेस लेवल मूवमेंट है, डीप पार्टिसिपेशन नहीं। हाई वॉल्यूम ब्रेकआउट में कन्विक्शन होता है, लो वॉल्यूम ब्रेकआउट में नॉइज। इसलिए इनसाइड कैंडल स्ट्रैटेजी में वॉल्यूम कंफर्मेशन हमेशा प्रायोरिटी होनी चाहिए। ये फिल्टर अलोन आपकी फेक ब्रेकआउट्स की प्रॉब्लम 50% तक रिड्यूस कर सकता है। सपोर्ट और रेजिस्टेंस का रोल फॉल्स ब्रेकआउट्स में बहुत बड़ा होता है। अगर इनसाइड कैंडल किसी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के ठीक नीचे बना है और कैंडल की हाई हल्की सी ब्रेक होती है तो ये क्लासिक ट्रैप होता है। सेलर्स रेजिस्टेंस पर बैठकर बायर्स को पुश बैक कर देते हैं और प्राइस वापस नीचे आता है। इसी तरह स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के ऊपर लो ब्रेक होना भी लिक्विडिटी ग्रैब की साइन है। इसलिए इनसाइड कैंडल ब्रेकआउट तभी भरोसे लायक होता है जब उसके सामने कोई स्ट्रॉन्ग वॉल न खड़ी हो। ये कॉन्फ्लुएंस अवेयरनेस हर ट्रेडर में होनी चाहिए। ट्रेंड डायरेक्शन भी फॉल्स ब्रेकआउट को फिल्टर करने में मदद करता है। ट्रेंड के खिलाफ ब्रेकआउट्स फेल होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है। अगर ट्रेंड डाउन ट्रेंड में है और इनसाइड कैंडल की हाई ब्रेक हो रही है तो ये नेचुरल स्केप्टिसिज्म पैदा करता है। क्या वास्तव में बायर्स इतनी ताकत से आए हैं कि ट्रेंड रिवर्स हो जाए? कई बार ये स्मॉल ब्रेक सिर्फ पुलबैक की कॉन्टिन्यूएशन होती है। इसलिए सिंपल रूल है, ट्रेंड के साथ ब्रेकआउट जाओ, उसके अगेंस्ट ब्रेकआउट अवॉइड करो। ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट्स नेचुरली ज्यादा सस्टेनेबल होते हैं और ट्रैप्स काफी कम। अब बात आते हैं इनसाइड कैंडल की बॉडी टू विक रेशियो पर। ये एक ओवरलुक डिटेल है, लेकिन प्रोफेशनल्स इसे बहुत सीरियसली लेते हैं। अगर इनसाइड कैंडल की विक बहुत लंबी है और बॉडी छोटी है तो ये हेजिटेशन दिखाता है। ऐसे कैंडल्स फॉल्स ब्रेकआउट्स में कंट्रीब्यूट करते हैं क्योंकि उनका इंटरनल स्ट्रेंथ वीक होता है। लेकिन अगर बॉडी स्ट्रांग हो और विक्स छोटी तो ब्रेकआउट डायरेक्शन में मार्केट का कॉन्फिडेंस ज्यादा रहता है। यही सटल ऑब्जर्वेशन एंट्रीज को सेफ बनाता है। फॉल्स ब्रेकआउट्स अवॉइड करने के लिए एक और पावरफुल तरीका है मल्टी टाइम फ्रेम अलाइनमेंट। अगर लोअर टाइम फ्रेम पर ब्रेकआउट हो रहा है लेकिन हायर टाइम फ्रेम कैंडल अपोजिट डायरेक्शन में प्रेशर दिखा रही है तो ब्रेकआउट फेल होगा। मार्केट कभी भी विभिन्न टाइम फ्रेम्स की डायरेक्शन के खिलाफ ज्यादा देर सस्टेन नहीं कर सकता। हायर टाइम फ्रेम हमेशा लोअर टाइम फ्रेम को कंट्रोल करता है। इसलिए अलाइनमेंट एक सबसे स्ट्रॉन्ग फिल्टर है फॉल्स ब्रेकआउट्स को एलिमिनेट करने का। अब एक साइकोलॉजिकल ट्रिक भी प्रोफेशनल ट्रेडर्स यूज करते हैं, ब्रेकआउट कंफर्मेशन को थोड़ा डिले करना। इसका मतलब है कि वे ब्रेकआउट कैंडल क्लोज तक इंतजार करते हैं या ब्रेकआउट की दूसरी छोटी पुश का इंतजार करते हैं। फॉल्स ब्रेकआउट अक्सर सिर्फ फर्स्ट पुश होते हैं, जेन्युइन ब्रेकआउट्स फॉलो थ्रू दिखाते हैं। ये फॉलो थ्रू बिहेवियर आपके लिए सबसे क्लीन कंफर्मेशन है। ट्रेडर्स की सबसे बड़ी वीकनेस होती है इम्पेशंस। मार्केट को ऑब्जर्व करने की बजाय वे मार्केट को फोर्स करना चाहते हैं कि वो उनकी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से चले। फेक ब्रेकआउट इसी वीकनेस का सबसे बड़ा फायदा उठाता है। लेकिन अगर ट्रेडर कंफर्मेशन का इंतजार करे, बॉडी ब्रेकआउट पर ध्यान दे, वॉल्यूम ऑब्जर्व करे, सपोर्ट रेजिस्टेंस जोन्स इवैल्यूएट करे और ट्रेंड अलाइनमेंट चेक करे तो ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी एक हाई प्रोबेबिलिटी वेपन बन जाती है। अब जब हमने फॉल्स ब्रेकआउट्स को अवॉइड करने की पूरी चेकलिस्ट समझ ली है, बॉडी ब्रेकआउट, वॉल्यूम कंफर्मेशन, ट्रेंड अलाइनमेंट, जोन अवेयरनेस, हायर टाइम फ्रेम सपोर्ट, विक एनालिसिस और फॉलो थ्रू बिहेवियर, तो लॉजिकल अगला स्टेप यह आता है कि ब्रेकआउट के बाद मार्केट किस तरह बिहेव करता है। कई बार प्राइस ब्रेक करके थोड़ा पुल बैक लेती है और फिर ओरिजिनल डायरेक्शन में मूव देती है। इसे कई लोग पुल बैक एंट्री या ब्रेक एंड रीटेस्ट सेटअप के नाम से जानते हैं। ये वेरिएशन इनसाइड कैंडल स्ट्रैटेजी को और रिफाइन बना देता है क्योंकि ये आपको सेकंड अपॉर्चुनिटी देता है, सेफर, कामर और मोर कंफर्म्ड। और अब हम उसी डीपर वेरिएशन को एक्सप्लोर करने जा रहे हैं। चैप्टर 13, एडवांस्ड एंट्री वेरिएंट, ब्रेक एंड रीटेस्ट इनसाइड कैंडल सेटअप। इनसाइड कैंडल ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी को समझने के बाद एक पॉइंट आता है जहां ट्रेडर सिर्फ ब्रेकआउट पर एंट्री लेने की बजाय थोड़ा और आगे बढ़कर प्राइस बिहेवियर को पढ़ना शुरू करता है। यहीं से स्ट्रैटेजी में मैच्योरिटी आती है।
और इसी मैच्योरिटी का सबसे रिफाइंड रूप है ब्रेक एंड रीटेस्ट एंट्री, जो इनसाइड कैंडल सेटअप का एडवांस्ड वेरिएंट माना जाता है। ये एंट्री स्टाइल उन ट्रेडर्स के लिए है जो कंफर्मेशन को प्रायोरिटी देते हैं, इंपल्सिवनेस से बचते हैं और एक्यूरेसी हमेशा क्वांटिटी से ऊपर रखते हैं। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि ब्रेक एंड रीटेस्ट एंट्री कॉन्सेप्ट क्या है। जब इनसाइड कैंडल ब्रेकआउट होता है, प्राइस तुरंत अपनी डायरेक्शन में चल पड़ता है, लेकिन हर बार मार्केट एक स्ट्रेट लाइन मूव नहीं देता। कई बार ब्रेकआउट के बाद प्राइस वापस उसी जोन को रीटेस्ट करने आता है जहां से ब्रेकआउट शुरू हुआ था। ये रीटेस्ट एक्चुअली मार्केट का वे होता है, ये कंफर्म करने का कि ब्रेकआउट स्ट्रांग था या सिर्फ टेम्पररी पुश। रीटेस्ट के दौरान प्राइस अंदर वापस नहीं आता, सिर्फ बाउंड्री टच करता है और फिर ओरिजिनल डायरेक्शन में रिज्यूम कर देता है। ये मोमेंट ट्रेडर्स को सबसे क्लीन, सेफ और साइकोलॉजिकली कंफर्टेबल एंट्री देता है। अब ह्यूमन लेवल पर देखें तो ब्रेक एंड रीटेस्ट एंट्री उन ट्रेडर्स के लिए ब्लेसिंग है जिन्हें ब्रेकआउट कैंडल्स भरोसेमंद नहीं लगते। कई लोग ब्रेकआउट कैंडल के अंदर मोमेंटम देखकर नर्वस हो जाते हैं कि कहीं एंट्री लेट ना हो जाए, लेकिन रीटेस्ट एंट्री उन्हीं ट्रेडर्स को क्लैरिटी देती है कि मूव अभी भी वैलिड है और प्राइस ने उसी जोन को रिस्पेक्ट किया है। ये रिस्पेक्ट ही इस सेटअप की कोर स्ट्रेंथ है। मार्केट जब किसी जोन से बाउंस करता है तो वो सिर्फ टेक्निकल रिएक्शन नहीं होता, वो पार्टिसिपेंट्स का कॉन्फिडेंस रिफ्लेक्ट करता है। इनसाइड कैंडल ब्रेकआउट में ब्रेक एंड रीटेस्ट एंट्री तब सबसे इफेक्टिव होती है जब ब्रेकआउट स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम के साथ हो। स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम ब्रेकआउट बताता है कि मार्केट साइड डिसाइसिवली जीत चुकी है, लेकिन फॉलोअप मूव सस्टेनेबल तभी होता है जब रीटेस्ट उस बाउंड्री को होल्ड कर ले। जब प्राइस ब्रेकआउट जोन पर वापस आता है और बायर्स सेलर्स वहीं पर फिर से कंट्रोल दिखाते हैं, तो ये एक पावरफुल वैलिडेशन बन जाता है। ये वैलिडेशन आपका इमोशनल स्ट्रेस काफी हद तक कम कर देता है, क्योंकि अब एंट्री सिर्फ ब्रेकआउट पर नहीं, स्ट्रक्चर पर आधारित हो जाती है। अब बात करते हैं कि रीटेस्ट इनसाइड कैंडल स्ट्रैटेजी में एक्चुअली कहाँ होता है। इनसाइड कैंडल की बाउंड्रीज मदर कैंडल के अंदर होती है। जब ब्रेकआउट हाई या लो ब्रेक करता है, वो बाउंड्री अब रिवर्सल पॉइंट बन जाती है। प्राइस जब ब्रेकआउट के बाद वापस उसी बाउंड्री को टच करता है और वहां कंप्रेशन या स्मॉल रिजेक्शन विक देता है, तो ये इंडिकेशन होता है कि जोन अभी भी वैलिड है। यही वो परफेक्ट पॉइंट है जहां ट्रेडर कॉन्फिडेंटली एंट्री ले सकता है। यहां आपका स्टॉप लॉस पहले से डिफाइंड होता है, बाउंड्री या मदर कैंडल के दूसरी साइड। इस क्लैरिटी से ट्रेड एग्जीक्यूशन एकदम सिस्टमैटिक हो जाता है। ब्रेक एंड रीटेस्ट अप्रोच उन सिनारियोज में और भी पावरफुल हो जाती है जहां प्राइस ब्रेकआउट से पहले क्लियर ट्रेंड में हो। ट्रेंड के अंदर पुलबैक्स हमेशा नेचुरल होते हैं। जब ट्रेंड स्ट्रांग होता है और इनसाइड कैंडल ब्रेकआउट उसके साथ अलाइन होता है, तो रीटेस्ट बेहद क्लीन दिखता है। अब ट्रेंड में प्राइस ब्रेकआउट करता है, फिर वापस आता है, मूविंग एवरेज या स्ट्रक्चर को रिस्पेक्ट करता है, स्मॉल इनसाइड पॉज बनाता है और फिर बाउंस करता है। ये स्मॉल पॉज रीटेस्ट कंफर्मेशन बन जाता है। ब्रेकडाउन में इसका उल्टा वर्जन इक्वली इफेक्टिव है। अब एक सटल डिटेल पर ध्यान देते हैं। रीटेस्ट हर बार परफेक्ट कैंडल टू कैंडल टच नहीं होता। कई बार प्राइस थोड़ा ऊपर या थोड़ा नीचे रुक सकता है। ये नॉर्मल है। मार्केट कभी भी एग्जैक्ट नंबर्स पर रोबोट की तरह रिएक्ट नहीं करता। इसलिए रीटेस्ट को जोन अप्रोच की तरह देखें, लाइन अप्रोच की तरह नहीं। जब तक प्राइस उस एरिया में हेजिटेशन दिखा रहा है, विक्स बना रहा है या स्लो हो रहा है, तब तक वो रीटेस्ट का हिस्सा माना जा सकता है। ब्रेक एंड रीटेस्ट एंट्री का एक साइकोलॉजिकल बेनिफिट यह है कि ये आपको फियर ऑफ मिसिंग आउट से बचाती है। ब्रेकआउट देखते ही जंप करने की जरूरत नहीं होती। आप पेशेंटली वेट करते हैं कि मार्केट स्ट्रक्चर को वेरीफाई करें। ये वेटिंग डिसिप्लिन धीरे धीरे आपकी पर्सनैलिटी का हिस्सा बन जाती है और डिसिप्लिन ट्रेडर्स ही लॉन्ग टर्म प्रॉफिटेबल बनते हैं। रीटेस्ट एंट्री में कामनेस होती है। मार्केट आपको खुद एक सेकंड चांस देता है। इस अप्रोच में आप चेसिंग नहीं करते, रादर प्राइस को अलाउ करते हैं कि वो आपके रूल्स के हिसाब से बिहेव करे। इनसाइड कैंडल रीटेस्ट एंट्री का सबसे प्रैक्टिकल एडवांटेज है रिस्क कंट्रोल। सीधी ब्रेकआउट एंट्री में स्टॉप लॉस डिस्टेंस थोड़ा बड़ा हो सकता है, लेकिन रीटेस्ट एंट्री अक्सर आपको टाइटर स्टॉप लॉस देती है क्योंकि एंट्री बाउंड्री के करीब मिलती है। इससे रिस्क कम होता है और रिवॉर्ड पोटेंशियल ऑटोमैटिकली इंप्रूव हो जाता है। रिस्क छोटा होना ट्रेडर की साइकोलॉजी को स्टेबल रखता है। लॉस होने पर भी इम्पैक्ट स्मॉल रहता है और सीखने की एबिलिटी इंटैक्ट रहती है। अब रियल चैलेंज आता है ये आइडेंटिफाई करना कि कौन सा रीटेस्ट जेन्युइन है और कौन सा ट्रैप। जेन्युइन रीटेस्ट में प्राइस स्लो होकर हेजिटेट करता है, विक्स बनाता है
और इनसाइड रेंज में वापस नहीं घुसता। ट्रैप रीटेस्ट में प्राइस बाउंड्री टच करते ही तेजी से वापस अंदर आ जाता है। इनसाइड कैंडल की ब्यूटी यह है कि जब प्राइस बाउंड्री के आसपास फिर से स्मॉल कैंडल बनाता है तो वो एक सेकंड इनसाइड स्ट्रक्चर क्रिएट करता है जो रीटेस्ट को कंफर्म करता है। ये डबल कंप्रेशन ट्रेडर्स को कॉन्फिडेंस देता है कि मार्केट अभी भी उसी डायरेक्शन में जाने को तैयार है। रीटेस्ट एंट्री में पेशेंस की है। कुछ ट्रेडर्स ब्रेक एंड रीटेस्ट अप्रोच को इसलिए अवॉइड करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि क्या पता प्राइस रीटेस्ट के बिना ही भाग जाए। ये पॉसिबिलिटी हमेशा रहती है, लेकिन प्रोफेशनल ट्रेडिंग का गोल हर मूव पकड़ना नहीं है। गोल सिर्फ हाई प्रोबेबिलिटी मूव्स पकड़ना है। अगर प्राइस बिना रीटेस्ट के भाग गया तो मूव मिस हो जाएगा, बट कैपिटल सेफ रहेगा। अगर रीटेस्ट आया और आपने कॉन्फिडेंटली एंट्री की तो सेटअप क्लीन होगा, स्टॉप लॉस लॉजिकल होगा और ट्रेड इमोशनली कंफर्टेबल लगेगा। यही प्रोफेशनलिज्म है। अब जब हम ब्रेक एंड रिटेस्ट की साइकोलॉजी और स्ट्रक्चर समझ चुके हैं, लॉजिकल अगला हिस्सा वही है जो स्ट्रैटेजी को लॉन्ग टर्म सॉलिड बनाता है। प्रैक्टिस और डेटा। कोई भी सेटअप चाहे कितना भी अच्छा क्यों न हो, तब तक परफेक्ट नहीं बनता जब तक उसका लगातार बैकटेस्ट और जर्नल न किया जाए। मार्केट रेपिटेशन से पैटर्न्स रिवील करता है और ट्रेडर रेपिटेशन से मास्टरी डेवलप करता है। इसलिए अब हम आगे बढ़ेंगे उस फेज की तरफ जिसमें आप इस पूरी स्ट्रैटेजी को अपनी नर्वस सिस्टम में डीपली एम्बेड कर सकते हैं ताकि हर ट्रेड टेक्निकल, लॉजिकल और कॉन्फिडेंट लगे। चैप्टर 14, बैक टेस्टिंग ट्रेड जर्नलिंग, हाउ टू बिल्ड कॉन्फिडेंस इन दिस सेटअप। ट्रेडिंग में सबसे अंडररेटेड स्किल होता है बैक टेस्टिंग और जर्नलिंग। ज्यादातर लोग स्ट्रैटेजी सीखते हैं, वीडियोस देखते हैं, एग्जाम्पल्स फॉलो करते हैं, लेकिन जब असल में ट्रेड लेने की बारी आती है तो वो कॉन्फिडेंस मिसिंग रहता है। ऐसा इसलिए नहीं कि स्ट्रैटेजी वीक है, बल्कि इसलिए कि ट्रेडर ने स्ट्रैटेजी को अपने अंदर एब्जॉर्व ही नहीं किया होता। इनसाइड कैंडल ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी जितनी पावरफुल है उतनी ही प्रैक्टिस ओरिएंटेड भी है। इसे समझने से ज्यादा जरूरी है इसे ऑब्जर्व करना, टेस्ट करना और डॉक्यूमेंट करना। बैक टेस्टिंग और जर्नलिंग वही दो टूल्स हैं जो आपकी पर्सनल स्किल को रियल टाइम साइकोलॉजी में बदलते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि बैक टेस्टिंग एक्चुअली होता क्या है। बैक टेस्टिंग का मतलब सिर्फ पास्ट चार्ट्स देखना नहीं है। इसका मतलब बिहेवियर को समझना है कि इनसाइड कैंडल किस तरह मार्केट के अलग अलग एनवायरमेंट्स में रिएक्ट करता है, ट्रेंड में कैसा परफॉर्म करता है, रेंज में कैसा करता है, वॉल्यूम कैसी रहती है, रीटेस्ट आता है या नहीं, ब्रेकआउट्स कितने स्ट्रांग होते हैं, फेलियर्स किस पैटर्न से आते हैं। बैक टेस्टिंग आपको नॉलेज नहीं देता, यह आपको क्लैरिटी देता है और क्लैरिटी ही वो वेपन है जो आपकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी को स्टेबलाइज करता है। ह्यूमन नेचर में एक टेंडेंसी होती है कि हम चीजों को इंस्टेंट रिजल्ट से जज करते हैं। अगर दो ट्रेड्स लॉस दे दें तो हम स्ट्रैटेजी को डाउट करने लगते हैं, लेकिन बैक टेस्टिंग आपको दिखाता है कि स्ट्रैटेजी किसी एक या दो ट्रेड्स पर डिपेंड नहीं करती। स्ट्रैटेजी का रियल परफॉर्मेंस डजन्स या हंड्रेड्स ऑफ ट्रेड्स में रिवील होता है। इनसाइड कैंडल स्ट्रैटेजी में भी कुछ ट्रेड्स फेल होंगे, कुछ स्ट्रांग होंगे, कुछ एवरेज होंगे, पर जब आप बैक टेस्ट करेंगे तो आपको दिखाई देगा कि कॉन्टेक्स्ट फॉलोइंग ट्रेड्स कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल होते हैं। बैक टेस्टिंग का सबसे पावरफुल बेनिफिट यह है कि यह आपको स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस दोनों दिखाता है। कई ट्रेडर्स बिना रीजन समझे हर पैटर्न ट्रेड करते हैं, लेकिन जब आपने चार्ट्स पर जाकर 100+ सैंपल्स देखे होंगे तब आप नेचुरली समझने लगेंगे कि कौन से सेटअप्स अवॉइड करने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आपको साफ दिख जाएगा कि लो वॉल्यूम ब्रेकआउट्स फेल होते हैं, ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट्स ज्यादा क्लीन होते हैं, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रेजिस्टेंस पर बने इनसाइड कैंडल्स फास्ट मूवमेंट देते हैं और रीट्रेसमेंट बेस्ड इनसाइड कैंडल्स अधिक कंसिस्टेंट होते हैं। ये इनसाइट्स सिर्फ सीखने से नहीं आते, ये बैक टेस्टिंग की वजह से बिल्ड होते हैं। अब आते हैं जर्नलिंग पर। जर्नलिंग एक ऐसी हैबिट है जो ट्रेडर्स को उनके खुद के मिस्टेक्स और पैटर्न्स दिखाती है। ये एक मिरर की तरह होता है। जब आप हर ट्रेड लिखते हैं, एंट्री क्यों ली, स्टॉप लॉस कहा था, टारगेट कहा था, किस कॉन्फ्लुएंस पर भरोसा किया, क्या मिस्टेक हुई, क्या सीख मिली, तो ये डॉक्यूमेंटेशन आपको खुद के अंदर क्लैरिटी लाने में मदद करता है। जर्नलिंग सिर्फ ट्रैकिंग नहीं है, जर्नलिंग ग्रोथ का ब्लूप्रिंट है। एक जगह आप नोट्स लिखते हैं कि किस सिनारियो में आपने इंपल्सिव एंट्री ली, कहाँ फियर ऑफ मिसिंग आउट ने ट्रैप करवाया, कहाँ आपने अननेसेसरी एग्जिट ले लिया। धीरे धीरे ये डेटा आपके सबकॉन्शियस में सेटल हो जाता है और वही मिस्टेक्स धीरे धीरे कम होने लगती है। इनसाइड कैंडल स्ट्रैटेजी में जर्नलिंग और भी इंपॉर्टेंट हो जाता है
क्योंकि इस सेटअप में छोटी छोटी डिटेल्स एक्यूरेसी डिसाइड करती हैं, जैसे विक लेंथ, बॉडी ब्रेकआउट, वॉल्यूम स्पाइक, नियर बाय सपोर्ट रेजिस्टेंस प्लेसमेंट, ट्रेंड एंगल से अलाइनमेंट और रीटेस्ट बिहेवियर। जब आप इन्हें ट्रेड बाय ट्रेड नोट करते हैं, आप एक रिपीटेबल पैटर्न बिल्ड करते हैं। आपको पता चलने लगता है कि कौन से एलिमेंट्स कंबाइन होने पर ट्रेड हाई प्रोबेबिलिटी बन जाता है और कौन सी कंडीशंस वायलेट होते ही रिस्क बढ़ जाता है। ह्यूमन साइकोलॉजी एक और इंटरेस्टिंग चीज रिवील करती है। जिन ट्रेडर्स ने बैक टेस्टिंग और जर्नलिंग दोनों को सीरियसली अपनाया है, उनकी कॉन्फिडेंस नेचुरली डबल हो जाती है। इसके पीछे कारण सिंपल है। कॉन्फिडेंस जानकारी से नहीं, familiar बिहेवियर से आता है। जब आपने किसी सेटअप को 50 बार चार्ट पर देखा हो, 100 बार बिहेवियर वॉच किया हो, 30 पेजेस नोट्स लिखे हों, तब ट्रेड लेते समय आपका माइंड काम रहता है। आप पैनिक नहीं करते, आप कैंडल के हर मूवमेंट को समझते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट, आप डिसीजंस गैसवर्क पर नहीं करते। ये इंटरनल क्लैरिटी ही प्रोफेशनल माइंडसेट बनाती है। बैक टेस्टिंग और जर्नलिंग का एक सटल लेकिन पावरफुल बेनिफिट यह है कि ये टाइम के साथ आपकी ट्रेडिंग स्टाइल को शार्पन कर देता है। आप अपनी स्ट्रेंथ्स पहचानने लगते हैं। कौन सा कॉन्फ्लुएंस आपको सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंस देता है, कौन सी एंट्री मेथड आपके लिए स्मूदेस्ट है, कौन से टाइम फ्रेम्स पर आपका फ्लो सबसे अच्छा रहता है और किस टाइप के मार्केट कंडीशंस में आपको अवॉइड करना चाहिए। ये पर्सनल डेटा ही आपको एवरेज ट्रेडर से नेक्स्ट लेवल ट्रेडर बनाता है। अब एक प्रैक्टिकल ट्रूथ भी समझ लें। कोई भी स्ट्रैटेजी सिर्फ सीखने से मास्टर नहीं होती। मार्केट आर्ट है और मास्टर आर्टिस्ट वही बनता है जो बार बार प्रैक्टिस करता है। बैक टेस्टिंग आपकी क्रिएटिव अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करता है और जर्नलिंग आपकी डिसिप्लिन्ड अंडरस्टैंडिंग। जब दोनों कंबाइन होते हैं तो आपका ट्रेडिंग पर्सनैलिटी स्टेबल, कॉन्फिडेंट और रूल बेस्ड बन जाता है। इनसाइड कैंडल ब्रेकआउट एक सिंपल पैटर्न है, बट इसे मास्टरी तक पहुंचाने के लिए आपको खुद को स्ट्रैटेजी के साथ सिंक करना होता है। ये सिंक बैक टेस्टिंग और जर्नलिंग के बिना पॉसिबल नहीं है। अब लॉजिकल फ्लो यही कहता है कि जब स्ट्रैटेजी को इतने डीप लेवल पर समझ लिया जाए, कंफर्मेशन फिल्टर्स सीख लिए जाए, कॉन्फ्लुएंस मास्टरी आ जाए, एंट्रीज और एग्जिट्स रिफाइन हो जाए और डेली ऑब्जर्वेशन से बिहेवियर क्रिस्टल क्लियर हो जाए, तो अगला सवाल नेचुरली यही बनता है कि इतने सारे लर्निंग्स को साथ मिलाकर ट्रेडर एक्चुअल ट्रेड्स के दौरान अपने कॉन्फिडेंस और डिसिप्लिन को कैसे स्टेबल रखे। मार्केट में कंसिस्टेंसी सिर्फ स्किल से नहीं आती, कंसिस्टेंसी आती है इमोशनल मास्टरी से। इसी इमोशनल मास्टरी को बिल्ड करने के लिए नेक्स्ट फेज सबसे पावरफुल है, जहां आप अपने बिहेवियर, रूटीन और डिसीजंस को स्ट्रैटेजी के साथ अलाइन करना सीखते हैं। और यही अलाइनमेंट आपको एक रिलायबल, फोकस्ड और लॉन्ग टर्म प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनाता है। इनसाइड कैंडल ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी की ये पूरी सीरीज एक सिंपल कैंडल से शुरू होती है और एक कंप्लीट प्रोफेशनल फ्रेमवर्क पर खत्म होती है। शुरुआत में हमने समझा कि इनसाइड कैंडल दिखने में भले छोटा लगता है, लेकिन इसके अंदर मार्केट की साइकोलॉजी, प्रेशर और कंप्रेशन छुपी होती है। ये कैंडल बायर्स और सेलर्स दोनों की हेजिटेशन का स्नैपशॉट है और इसी हेजिटेशन में अगले बड़े मूव का संकेत छुपा होता है। फिर हमने ब्रेकआउट की मैकेनिक समझी, कैसे एक क्लीन ब्रेक सिर्फ हाई या लो तोड़ना नहीं होता, बल्कि ये वो मोमेंट होता है जहां मार्केट फाइनली डिसाइड करता है कि उसे किस डायरेक्शन में बहना है। एंट्री रूल्स में क्लैरिटी आई, बाउंड्री रिस्पेक्ट, विक ट्रैप्स, मोमेंटम कैंडल, कंफर्मेशन और डिसिप्लिन्ड एग्जीक्यूशन। स्टॉप लॉस प्लेसमेंट ने स्ट्रैटेजी में लॉजिकल प्रोटेक्शन जोड़ दी, क्योंकि परफेक्ट एंट्री भी मीनिंगफुल नहीं होती जब तक स्टॉप लॉस सही जगह न हो। टारगेट्स और रिस्क तो रिवॉर्ड ने हमें दिखाया कि स्ट्रैटेजी सिर्फ एंट्री करना नहीं है। स्ट्रैटेजी एक कंप्लीट साइकिल है, जहां रिस्क डिफाइन, रिवॉर्ड रियलिस्टिक और स्ट्रक्चर लॉजिकल हो। हमने ये भी समझा कि एक रेशियो 2, एक रेशियो 3 जैसे रेशियो स्ट्रैटेजी के नेचुरल आउटकम्स हैं, जब मार्केट ट्रेंड, वॉल्यूम और स्ट्रक्चर के साथ अलाइन हो। इसके बाद कॉन्फ्लुएंस की दुनिया में गहरा डाइव हुआ। सपोर्ट रेजिस्टेंस जोन्स, मूविंग एवरेजेस, फिबोनाची लेवल्स, वॉल्यूम कंफर्मेशन, इन सब ने क्लैरिटी दी कि ब्रेकआउट तभी पावरफुल होता है जब उसके पीछे मल्टीपल लेयर्स का सपोर्ट हो। ट्रेंड के साथ एंट्रीज, लेवल रिस्पेक्ट ब्रेकआउट्स, जोन कॉम्प्रेशन और वॉल्यूम स्पाइक्स, इन सब ने स्ट्रैटेजी की रिलायबिलिटी कई गुना बढ़ा दी। मल्टी टाइम फ्रेम रीडिंग ने यह समझाया कि मार्केट सिर्फ एक सिंगल कैंडल नहीं, एक लेयर्ड स्टोरी है। हायर टाइम फ्रेम डायरेक्शन और लोअर टाइम फ्रेम प्रिसिशन साथ मिलकर बेस्ट ट्रेड्स बनाते हैं। फॉल्स ब्रेकआउट अवॉइडेंस ने स्ट्रैटेजी को प्रैक्टिकल बनाया, क्योंकि ट्रैप से बचना
किसी भी ब्रेकआउट सिस्टम की सबसे बड़ी जीत होती है। एडवांस्ड ब्रेक एंड रीटेस्ट ने पेशेंस को स्ट्रैटेजी के सेंटर में रखा। एंट्री सिर्फ फास्ट लेने की स्किल नहीं, बल्कि राइट टाइम की अंडरस्टैंडिंग है। और अंत में जर्नलिंग और बैक टेस्टिंग ने पूरी लर्निंग को रियल वर्ल्ड एग्जीक्यूशन में बदलने की ताकत दी। क्योंकि ट्रेडिंग में मास्टरी चार्ट से नहीं आती, रेपिटेशन, रिफ्लेक्शन और रिफाइनमेंट से आती है। इस पूरी जर्नी ने एक बात क्लियर कर दी, इनसाइड कैंडल ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी सिर्फ पैटर्न नहीं है, ये एक माइंडसेट है। ये डिसिप्लिन, क्लैरिटी और स्ट्रक्चर का मिक्स है। ये स्ट्रैटेजी आपको न सिर्फ बेटर एंट्रीज देती है, बल्कि एक काम एंड कॉन्फिडेंट ट्रेडर बनने की फाउंडेशन भी देती है। दोस्तों, अगर आपने ये पूरी सीरीज सुनी है, तो आप खुद महसूस कर पाएंगे कि आपकी सोच पहले जैसी नहीं रही। अब कैंडल्स सिर्फ ग्रीन रेड रेक्टेंगल्स नहीं लगते। अब आप जानते हैं कि मार्केट अंदर से सांस कैसे लेता है, प्रेशर कैसे बिल्ड होता है और ब्रेकआउट कैसे होता है। यही बदलाव ट्रेडिंग का असली ट्रांसफॉर्मेशन है। लेवल अप हैबिट्स पर हमारा गोल हमेशा यही रहा है कि आप सिर्फ चार्ट्स न सीखें, बल्कि मार्केट की लैंग्वेज सीखें। इनसाइड कैंडल से लेकर सपोर्ट रेजिस्टेंस, मूविंग एवरेजेस, फिबोनाची कॉन्फ्लुएंस, वॉल्यूम साइकोलॉजी, मल्टी टाइम फ्रेम क्लैरिटी, फॉल्स ब्रेकआउट ट्रैप्स, हर कॉन्सेप्ट का मकसद यही था कि आप एक फ्रेमवर्क बिल्ड कर सकें जो लॉन्ग टर्म काम करे। अगर आपको लगा कि इन चैप्टर्स ने आपके अंदर क्लैरिटी बढ़ाई है, कंफ्यूजन कम किया है, कॉन्फिडेंस इंप्रूव किया है, तो मैं जेन्युइनली कहूंगा आप अपने जर्नी के उस स्टेज पर आ चुके हैं जहां आपको सिर्फ एक चीज करनी है, इस ग्रोथ को रोकना मत। कंटिन्यू लर्निंग, कंटिन्यू लेवलिंग अप। और अगर इस कंटेंट ने आपकी माइंडसेट को हेल्प किया है, अगर आपको लगा कि इंफॉर्मेशन सिर्फ थ्योरी नहीं थी, बल्कि प्रैक्टिकल थी, तो इस एफर्ट को सपोर्ट जरूर कीजिए। वीडियो को लाइक कीजिए ताकि YouTube को पता चले कि ये कंटेंट वैल्यूबल है। सब्सक्राइब कीजिए ताकि जब अगला डीप डाइव सीरीज आए, आप मिस न करें। कमेंट करके बताइए कि आपको इस पूरी सीरीज में कौन सी बात सबसे ज्यादा कनेक्ट हुई। मैं आपकी सोच जेन्युइनली सुनना चाहता हूं। हम यहां सिर्फ वीडियोस नहीं बना रहे, हम एक लर्निंग कम्युनिटी बिल्ड कर रहे हैं। एक ऐसी जगह जहां ट्रेडर्स कंफ्यूजन से क्लैरिटी की तरफ आते हैं और फिर क्लैरिटी से कंसिस्टेंसी की तरफ बढ़ते हैं। सो स्टे कनेक्टेड, क्योंकि आपकी ट्रेडिंग जर्नी अभी और भी पावरफुल होने वाली है। लेवल अप हैबिट्स के साथ आप सिर्फ चार्ट्स नहीं सीख रहे, आप अपने हैबिट्स, माइंडसेट और एंटायर डिसीजन मेकिंग को लेवल अप कर रहे हैं।